साल के आखिरी सीरीज और आखिरी सीरीज का बचा है आखिरी 1.5 घंटा। रहेगा पूरे एक्शन वाला। हल्की रिकवरी के संकेत निचले स्तरों से बाजारों में। ये रिकवरी बरकरार रहेगी, कुछ और आगे बढ़ेगी या फिर फिसलेंगे, ये है बचे हुए 1.5 घंटे का सवाल। तैयार है जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ आखिरी 1.5 घंटा एक्शन पैक्ट होने वाला है, ये है गारंटी। अनिल जी, क्या आप एक्सपायरी के लिए तैयार हैं? 100%। कुछ तो लग रहा है सर, स्क्रीन में देखते हुए आ सकता है एक्सपायरी वाला जो एक्शन 1.5 घंटे वाला होता है। लग रहा है कुछ स्क्रीन में वो मतलब कुछ तूफानी करने के लिए तैयार है। लग रहे हैं बाजार। तो चलिए बड़ी बातें पहले बड़ी बात बता देते हैं। और 18,100 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है इस वक्त। और निचले स्तरों से लगभग 90-100 अंकों की रिकवरी आती हुई दिखी है। और निफ्टी बैंक भी निचले स्तरों से अच्छा खासा रिकवर होकर अब हरे निशान में आ चुका है। बैंक्स जरूर हरे निशान में है, लेकिन इनके अलावा बाकी 7 के 7 सेक्टर ऐसे हैं जो लाल निशान में नजर आएंगे, जिसमें रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। एफएमसीजी ऑटो सुबह से कमज़ोर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आधा से 1% नीचे है। डाउ फ्यूचर्स लाल और हरे निशान के बीच में झूलते हुए आपको कंफ्यूज रखेंगे। अंदाज नहीं लगाने देंगे कि रात को अमेरिका में होने वाला क्या है, क्योंकि इतने फ्लैट है कि आप क्या सोचें क्या होगा। और फ्लैट तो रहेंगे नहीं, ये आप और हम जानते हैं। यूरोप के बाजार 1/4 से 0.25% तक कमज़ोर हैं। 0.5% ऑन एन एवरेज मान लें, वहाँ पर कमजोरी का माहौल है। तो ये है अभी तक की बड़ी बातें आपके लिए। बिल्कुल, तो बड़ी बातें तो आपके सामने हैं, बट बड़ा एक्शन सर स्क्रीन पे होते हुए दिख रहा है, क्योंकि निचले स्तरों से बहुत सारे स्टॉक्स उछल रहे हैं। एक तो बैंक्स में बढ़िया रिकवरी आई है, दूसरा आई थिंक एक्सपायरी रिलेटेड काफी सारी पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। तो जिस तरह से हम सीमेंट में आज गिरावट देख रहे हैं, ऑटोज में जिस तरह की गिरावट आ रही है, लग रहा है कि आज एक्सपायरी एक्शन थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और दीप, अच्छी बात है कि बिना किसी संकेत के बदले हुए, ऐसा नहीं कि कोई संकेत बेहतर हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद निचले स्तर से बाजार ने रिकवर किया। आज सुबह से हम एक ही रेंज की बात कर रहे थे, 17,975, 18,025। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। पहला सपोर्ट रेंज खरीदने के लिए भी वही जगह है, और बाजार को रिकवर करना तो वहीं से रिकवरी करने के लिए एक बढ़िया मौका बन सकता है। आप देखिए, उसी रेंज को रेस्पेक्ट किया। 17,992 है आज का लो। और बैंक निफ्टी के लिए भी 42,400 42,500 के आसपास की जो रेंज है, एग्जैक्टली 42,500 के आसपास से वहाँ से भी घुमा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नीचे तो आपने देख लिया, ऊपर क्या निफ्टी में पहले बात करें, 18,125 18,150 तक की जगह बनती हुई दिख रही है। थोड़े मैं डेटा आपको देखकर बताऊंगा। जहां पर आप पहुंचे 18,100 के आसपास, वहां भारी भरकम कॉल राइटिंग होकर रखिए। भारी भरकम मतलब जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा 18,100 पर 2 करोड़ कॉल राइटर्स खड़े हैं। 2 करोड़? जी हाँ। सो देखना इंटरेस्टिंग है कि थोड़ी देर में हम 18,100 को पार करते हैं, नहीं करके ठीक है तो 18,150 तक का आगे रास्ता खुलता है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बैंक निफ्टी में बन रही है। दीप, 42,850 के आसपास पिछले 2 दिनों से आप बंद हो रहे हैं। आज आपने उसको पार किया। 43,000 के आसपास जाने की कोशिश, 42,925 से 43,025, ये हायर रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश हो रही। और उसके बाद देखते हैं, वहाँ पर भी डेटा 43,000 के कॉल राइटर्स पर बड़े खड़े हैं। तो रिकवरी अभी तक तो अच्छी हो गई। अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बाजार पहुँच रहे हैं, वो पार होना ये ज़रूरी है। और वो कब होगा? जब आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट डाउ फ्यूचर से मिल जाए। डाउ फ्यूचर्स आपका 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे जैसा माहौल दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर सुबह से हरे निशान में है। तो अगर थोड़ी सी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में 50-75 पॉइंट की आ जा रही है, कॉन्फिडेंस बन जाए कि आज अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहेगा, तो बाजार फिर आपको 18,150 तक निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 43,000 से 43,100 तक की रेंज में जाने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मूव आ सकता है। पायलट सीट पे आज फिर से बैंक निफ्टी लग रहा है सर स्क्रीन पे इस समय। चलिए, तो बैंक्स पर रखें फोकस। अब बढ़िया रिकवरी आ रही है। एसबीआई टॉप गेनर हो चुका है इस समय, इस पर भी आपको एक्शन दिखेगा। आइए फिर खबरें, ट्रिगर्स ये भी जान लेते हैं, और फिर हमारे एक्सपर्ट से भी करेंगे बातचीत। ट्रिगर्स लेकर नुपुर हैं तैयार। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमारा राजा बैटरी, जिसका आज आखिरी दिन है एफएनओ में, तो ये स्टॉक फोकस में। निफ्टी के जो क्वार्टरली रीबैलेंसिंग के चेंजेस हैं वो आज की क्लोजिंग से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और निफ्टी 500 में सारेगामा इंडिया जो उसका पार्ट था वो आज से ड्रॉप हो जाएगा, और उसकी जगह लेने वाला है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। देवयानी इंटरनेशनल भी आज फोकस में, क्योंकि जो कंपनी की ग्रुप कंपनियाँ है कंपनी की, उसके मर्जर को लेकर शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ बैठक है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। कल की बात करें
तो 494 शेयर्स ऐसे हैं जो T+1 सेटलमेंट सिस्टम में आ जाएंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक, जहां पे बोर्ड बैठक है, 250 करोड़ तक फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है कल के दिन, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। वेस्टर्न एंटरप्राइजेस, जहां पे बोर्ड की बैठक है शेयर बायबैक और अंतरिम डिविडेंड को लेकर। अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट, जहां पे राइट्स इशू है जो कल से ओपन होने वाला है, 30 दिसंबर मतलब कल से ओपन होगा और 19 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। जो प्राइस है वो 197 रुपीज़ के आसपास की। ADFM फूड्स, जिसके डीलिस्टिंग का प्रोसेस चालू है, उसका काउंटर ऑफर कल से ओपन होगा, 5 जनवरी तक ये ओपन खुला रहेगा। इसकी जो प्राइस आई है, काउंटर प्राइस जो आई है वो 467 रुपीज़ के आसपास की आई है। IPO से एलन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो IPO है वो कल लिस्ट हो जाएगा, करीबन 3 गुना ये IPO भरा था। शाह पॉलीमर्स का जो IPO है वो कल से ओपन होने वाला है, काफ़ी छोटी साइज है, 66 करोड़ की इसकी साइज है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट में अगर आपने पैसे लगाए थे तो कल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कल अलॉटमेंट डेट है इस IPO की भी। ग्लोबल से UK की बात करें तो नए साल के मौके पे हाफ डे ट्रेडिंग सेशन कल वहाँ पर होने वाला है। संडे के दिन जो नया साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी, वहाँ से काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। ऑटो कंपनीज अपने दाम बढ़ाने वाले 1 तारीख से। अगर आप कुरियर करने वाले हैं ब्लू डार्ट तो उनके भी दाम बढ़ जाएंगे, करीबन 10.5% से दाम बढ़ाने वाली है कंपनी। नई दिल्ली में देखेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक जो है वहाँ पे 450 तरह के मेडिकल जो टेस्ट है वो फ्री में होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी नज़र आएगी। NCR में कोयला का जो यूज़ होता है उस पर रोक लगाने वाले 1 जनवरी से, तो यहाँ पर भी फोकस रहने वाला है। नए रूल्स काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होंगे नए साल के शुरुआत से, तो फॉरेक्स एक्सपोजर के लिए जो बैंक है वो एडिशनल 20 to 80 बेसिस पॉइंट की प्रोविजनिंग उन्हें करनी पड़ेगी। रेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंटली ड्यू डिलिजेंस या जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो क्रेडिट एनहांसमेंट कर सकते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 2022 वो लागू हो जाएगा 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से तो बहुत सारे बदलाव लागू होने वाले हैं। इनफैक्ट हमारी टीम ने पूरी रिसर्च भी तैयार करी है कि कौन से बड़े ट्रिगर्स और बड़े इवेंट्स हैं नए साल के लिए, बट फिलहाल आने वाले दिनों के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए अरमान से जानते हैं आज कौन सी खबरें रही हैं। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले चीन की तरफ से आपको दिखेगा चीन की सरकार की तरफ से बयान आते हुए दिखेगा, और राउटर्स की तरफ से हमको खबर आती हुई दिखी है, जिसमें आपको सबसे पहले अगर आप बात करेंगे वेदांता, नैल्को, हिंडाल्को पर ध्यान रखना होगा। चीन सरकार का बयान है कि 1 जनवरी 2023 से कुछ उत्पादों के टैरिफ में बदलाव करेंगे, जिसमें एल्यूमिनियम और एलॉय के टैरिफ जो होंगे वहां पर बढ़ोतरी करेंगे। उसी के साथ साथ दूसरे में अगर उन्हें ये चीज़ भी बोली कि 1 जुलाई 2023 से वो 62 IT उत्पादों के टैरिफ में कटौती करने वाले हैं, और कोरोना की दवा के लिए कुछ API के टैरिफ जो हैं वो 0 करेंगे। NTPC की अगर बात करें तो वहां पर नोकरा सोलार जो PV प्रोजेक्ट से 50 मेगावाट का उत्पादन जो है ये फेस 2 का जो चरण है वहां पर जो है उत्पादन शुरू कर दिया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसा कि सब में अपडेट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी इन्होंने अपडेट दिया है कि 135 करोड़ के जो NPA हैं, NPA एडलवाइस ARC को वो बेचेंगे। HCC, BKC जो बुलेट स्टेशन के लिए सबसे कम उन्होंने जो है बोली लगाई है, और ये जेवी जो है उसने जो है ये बोली लगाई है। और उसके बाद अनूप इंजीनियरिंग की बात करें तो अनूप हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी में मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें आपको TTML 27 लाख शेयर्स, IOB 61 लाख, PNB 12 लाख, पंजाब एंड सिंध बैंक 14 लाख, NHPC 18 लाख और IRFC में 20 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज है आपके लिए भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। आइए दर्शन कर लीजिए बंसल जी के, मोदी जी के, सुमी जी के और सिमी जी के। बाकी लोग जैन साहब और कुणाल सरावगी जी थोड़ा सा अपना समय लेंगे आपको दर्शन देने में, उनका इंतजार करना होगा आपको जी। अच्छा सिमी जी कुछ कहना चाहती है? हाथ खड़ा करिए सिमी जी। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ऐसे ही, ओके ऐसे ही हाथ ठीक है। मुझे कंफ्यूज करने के लिए सिमी जी ने हाथ हिलाया था, और सिमी जी आप अपने इरादे में सफल हुई, मैं कंफ्यूज हुआ। ओके तो चलिए आइए बाकी सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ। अच्छा बंसल जी कुछ कहना चाहिए? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मुझे लगा सिमी जी का हाथ, अनिल जी मैंने भी देखा था, मुझे लगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी कहना चाह रही हैं। हाँ। तो अनिल जी आपने जिस अंदाज में अभी बोला ना कि दर्शन कर लीजिए और सबके नाम लिए जी, तो अनिल जी हीमोग्लोबिन बढ़ा अनिल जी, साथ खत्म हो रहा है अनिल जी, और काफी अच्छा मतलब कि फील गुड फैक्टर लगा साथ, वो साथ आसमान पे अनिल जी चढ़ गया अनिल जी मैं, और उम्मीद करता हूँ बाकियों को भी अच्छा लगा होगा। तो अनिल जी थैंक यू वेरी मच अनिल जी। नहीं तो सिर्फ आपको अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं ना, हम दर्शन करने वाले हमें भी अच्छा लगता है कि देखिए बंसल जी के दर्शन हो रहे हैं, और क्या चाहिए।
तो चलिए आइए इसी रिकवरी वाले माहौल में कुछ स्टॉक्स पर फोकस किया जाए। कौन से एक्शन में आपको नजर आ रहे हैं उनमें से एक स्टॉक, इनफैक्ट दो स्टॉक कहूँगा जो सुमित जी को जिनके चार्ट्स देखने हैं, एक आरबीएल है, दूसरा फेडरल बैंक है। और क्योंकि दो स्टॉक मैंने एक साथ दे दिए हैं तो दोनों में से चार्ट किसके बेहतर दिख रहे हैं सुमित जी, आपको ये अंदाजा लगाना है। और क्योंकि दो सवाल एक साथ दे रहा हूँ तो आप समय लेंगे, तब तक एसबीआई के चार्ट्स मुदित जी देखेंगे और मुदित जी देंगे अपनी राय। मुदित जी बताएं सर। अनम्यूट करना होगा मुदित जी। वैसे आपकी ध्वनि तरंगे तो पहुंच रही है लेकिन आवाज नहीं पहुंच पा रही। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। देखिए चार्ट बहुत अच्छे हैं और सुबह 7 बजे भी हमने एसबीआई पे बात किया था, अभी 1:30 बजे वाले शो में भी बात किया और अभी फिर आज के सेशन में पहला टारगेट 610 का होगा, वो निकालता है तो 616 तक के अपसाइड मूव एसबीआई में आज के सेशन में ही नजर आते हैं। बहुत बढ़िया चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है और जिस तरह की बाइंग देखने को मिल रही है कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर और थोड़ा यहाँ से निफ्टी में बाउंस बैक मिलता है तो 616 तक के अपसाइड मूव एसबीआई में नजर आएंगे। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए, 610 के ऊपर अग्रेसिव बाय करेंगे 616 के टारगेट्स के लिए। क्या है आपके लिए एसबीआई जिस पर आपको रखनी है नजर, इस पर एक्शन आ रहा है। सुमित जी बताएं सर, बैंक चार्ट्स में कौन सा बेटर है मिड कैप्स? दिवांशु देखिए वो दो बैंक का नाम लिया, उनमें से अगर देखेंगे तो आरबीएल का चार्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है। फेडरल बैंक कंसोलिडेशन मोड के अंदर है और आरबीएल बैंक रिवर्सल मोड के अंदर है, तो लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी आरबीएल बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। आरबीएल बैंक के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई भी ब्रेक हुए हैं और 175 के ऊपर ये सस्टेन करने पे इसके अंदर आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिलेगी और 200 रुपए तक के लेवल आरबीएल बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मजबूत फेडरल बैंक भी है लेकिन फेडरल बैंक के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन में ये रेंज बाउंड मूव दिखाएगा। इसका जो रेंज बना हुआ है वो नीचे में 125 रुपया और ऊपर में 140-42 रुपए का, लेकिन आरबीएल बैंक के अंदर ब्रेकआउट है और वो ऊपर में 200 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो दोनों में से अगर एक सिलेक्ट करना है तो आरबीएल बैंक बेटर काउंटर आरबीएल बैंक है अगर आप ट्रेड के लिए सेलेक्ट करें। हालांकि दोनों काउंटर्स बढ़िया रिकवरी के साथ डेज हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए नजर है फेडरल आरबीएल दोनों पर। एसबीआई एक्शन में आ रहा है, इंडसइंड भी आपको मूवमेंट दिखा रहा है, सिटी यूनियन बैंक मिड कैप स्पेस से यहाँ पर भी मूवमेंट है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको अच्छा लग रहा है। जैन साहब दिख गए आपको? नहीं सर अभी तो नहीं दिखे। नहीं दिखे बाल बनाते हुए? जैन साहब अरे नहीं दिखे? हाँ आगे देखो। हाँ जैन साहब आ गए। मैंने कहा अगर आप सवाल पूछना चाहते तो मैंने देख लिया है जैन साहब को आते हुए। जी अच्छा, आज बंसल जी फुल फॉर्म में दिख रहे, जब तक कुणाल जी आए नहीं बंसल जी को लग रहा है मैदान खाली है मेरे लिए। जी बंसल जी फरमाए। नहीं अनिल जी आपने ठीक पॉइंट करा, नहीं तो अनिल जी मैंने आपसे शिकायत करनी थी कि हम तो एक सेब खाते हैं तो अफसाना हो जाता है। और जैन साहब अनिल जी बाल नहीं बढ़ा रहे थे अनिल जी, मतलब कि बड़े से बड़े हेयर स्टाइलिस्ट को उन्होंने बीट करा अनिल जी, इतनी फुर्ती से अनिल जी हाथ हिल रहा था अनिल जी, मतलब की स्पीड वाकई लाजवाब थी और गिनीज बुक का रिकॉर्ड करा जाए तो नंबर 1 पे आएंगे हमारे जैन साहब अनिल जी। आदमी लेट आएगा तो ऐसे ही काम करेगा जल्दी जल्दी। अरे आदमी लेट आएगा तो ऐसे ही काम करेगा भाई साहब। अगर शेर पीछे पड़ जाए तो कितना तेजी से भागेगा, जितनी कैपेसिटी हुई उतना तेज भागेगा ना। उनको मालूम है लेट आने के बाद मैं बाल बनाऊंगा, पकड़ में आ गया तो अनिल जी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे। लेकिन अब क्या है, किस्मत नाम की भी तो कोई चीज होती है, फिर भी पकड़ा गए है ना? बिल्कुल जी। तो जैन साहब के लिए सवाल आ रहा है दीप की तरफ से। दीप ओवर टू यू। जैन साहब तो पूछना चाहिए कौन सा हेयर जेल यूज करते हैं। हाँ, बताएं जैन साहब। नहीं अब आजकल जेल कम करने लग गया, आजकल सीरम यूज कर रहा हूँ क्योंकि जेल से क्या थोड़ा बड़े होने लग गए ना, बाल फूटने के डर रहता है, इसीलिए कभी कभार यूज कर लेते हैं। अच्छा ये तो पता ही नहीं था छोटे बड़े वालों में। अच्छा और ये सब करते हैं। वाह बहुत बढ़िया। ये ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में जैन साहब ऐसे थोड़ी चल रहा है भाई मामला। बहुत बढ़िया बिल्कुल। जैन साहब स्वागत है सर आपका। एक दो काउंटर्स हैं जो आज मूव कर रहे हैं, जिंदाल स्टेनलेस और जिंदाल स्टेनलेस हिसार, दोनों में आज बढ़िया मूव आती हुई दिखी है। बाजार में तो बात चल रही है कि कुछ फंड सेलिंग चल रही थी जो खत्म हो गई और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक रिलीफ मूव आई है, बट अच्छा एक्शन यहाँ पर बन रहा है। कोई रीजन दिख रहा है सर, और ऑफ कोर्स कोई व्यू इन काउंटर्स पर? जिंदल स्टील जेएसएल और जेएसएल हिसार दोनों ही मूव कर रहे हैं। या बिल्कुल, देखिए दोनों में कुछ ना कुछ तो काफी दिनों से इनफैक्ट ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल सेक्टर को देखें और इनको देखें तो ये अलग चल रहे हैं और दोनों में इनफैक्ट काफी दिनों से इनफैक्ट फंड बाइंग भी है और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एचएनआई बाइंग भी चल रही है और डीआईआई एफआईआई इसका भी पूरा इसमें वो रहता ही है, पार्टिसिपेशन है। तो मेरे हिसाब से देखिए
फ्रेश खरीदारी की राय मैं फिर भी नहीं दूंगा। हालांकि देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो परफॉर्मेंस है सब कुछ बहुत बढ़िया है, प्राइस की परफॉर्मेंस बोलूंगा मैं, और अगर हम वैल्यूएशंस भी देखें तो ठीक है, बट स्टिल मुझे लगता है कि बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें, बाकी बहुत ज्यादा कन्विक्शन मुझे आता है। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसएल और जेएसएल हिसार। फिलहाल फ्रेश खरीदारी न करें, है तो होल्ड करें, इंतजार करें डिप्स का, बाद में होगी आपकी एंट्री। लेकिन एक जो स्टॉक्स और शेयर से बाहर निकलकर जो डिस्कस करने वाली बात है वो है रुपए को लेकर। 2022 कैसा रहा रुपए के लिए, किस तरह की रही रुपए की चाल, और नए साल में रुपए का आउटलुक क्या है, आइए ये सारी डिटेल्स ली जाएं। नेहा हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। नेहा बताइए। सर 2022 अनफॉर्चुनेटली रुपए के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए 11-11.5% की कमजोरी आई है। करेक्ट। और उसके कुछ एक कारण है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बाकी जो ईयरली डेटा चेक किए, 2013 के बाद ये सबसे खराब साल साबित हुआ है रुपए में रिटर्न्स के लिहाज से। साल 2013 में ऑलमोस्ट 15-16% रुपया गिरा था डॉलर के मुकाबले। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे कारण 2013 में हुआ था। 2013 में ऑलमोस्ट 15-16% की नेगेटिव रिटर्न थे। उसके बाद अभी 11.5% के आसपास की गिरावट आई है। तो 9 साल बाद हमने इतनी भारी भरकम गिरावट आते हुए देखी है रुपए में। हमने इसमें जो रिकॉर्ड लोज हैं वो $1 को 83 रुपए 26 पैसे के आसपास छूते हुए देखा था, जो कि 20 अक्टूबर को हुआ था। और डॉलर इंडेक्स है वो 115 के आसपास का 20 साल का हाई छू चुका है, जो कि 28 सितंबर को। ऑफकोर्स उसके बाद उसमें करेक्शन भी आया है, लेकिन रुपए के लिए 2022 इतना खराब क्यों साबित हुआ, क्यों पुटाई हुई, कुछ एक पॉइंटर्स रख देते। पहले तो डॉलर इंडेक्स में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि दिखी, कच्चा तेल भी बहुत तेजी से यहाँ मजबूत होता हुआ दिखा, उसकी डबल वैमी साबित हुई। दुनिया भर की करेंसीज पिटी, एशियन करेंसीज की पिटाई हुई, उसका भी इफेक्ट था। ग्लोबल शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, इस वजह से भी रुपए का मूड माहौल काफी खराब हुआ। आरबीआई देखा जाए तो इसी साल 5 बार रेपो रेट में उन्होंने वृद्धि की है। आगे भी इंडिकेशंस दिए हैं कि महंगाई पर काबू पाना प्राथमिकता रहेगी, और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इसी तरफ इशारा दिया है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं। और हमने हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी अक्टूबर में बहुत हल्के होते हुए देखे थे, रिकवरी वहां पर भी आई है ऑफ कोर्स, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रुपए की पिटाई हुई। अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि नए साल में क्या होगा। कुछ रिलीफ की बात है कि रुपए में डेप्रिसिएशन आएगी जरूर, लेकिन जितने भी ब्रोकरेजेस बैंकों से हमने बात की उन्होंने माना है कि इसकी गति बहुत धीमी होगी। और अधिकतर आपके सामने स्क्रीन पर वो सारे 2023 के आउटलुक आएंगे जो अलग अलग ब्रोकरेजेस से हमने लिए हैं। सबने यही माना है 84-85 यहां पर जो गिरावट है वो थमती हुई रुपए में दिख सकती है, और जो स्ट्रेंथ है वो 80 मैक्स टू मैक्स 79 तक बनती हुई दिख रही है। HDFC बैंक 81 से 84 तक का लेवल वो यहां बनता हुआ देख रहे हैं। IIFL उनका भी मानना है कि 80 से 84 के बीच की रेंज आपको रुपए में डॉलर के सामने दिखाई देगी। NBD एमिरेट्स 85 के आसपास ऊपर भी कुछ देखने को मिल सकता है। कुछ और मोतीलाल ओसवाल से जब हमने बात की उन्होंने माना है कि 85.5 तक आपको रुपया डॉलर के मुकाबले वीकेंड होता हुआ दिखाई देगा। और HDFC सिक्योरिटीज मानते हैं कि एक बार फर्स्ट हाफ में आपको गिरावट 84 तक दिखेगी, उसके बाद सेकेंड हाफ अधिकतर ने माना है कि वापस से स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखेगी और 79-80 तक का लेवल वापस से डॉलर के मुकाबले रुपए में दिख सकता है। तो नीचे में 79, इससे ज्यादा मजबूत नहीं होगा, और ऊपर में 84-85 से ज्यादा कमजोर नहीं होगा। 85 सबने बताया है। तो ये 2013 के बाद सबसे खराब साल रुपए का रहा है। Exactly. और वो तब की जबकि कच्चा तेल भी आपका $130 पहुंचा है, 140 पे चला सब लड़े झगड़े भी। डॉलर इंडेक्स आपका 20 साल की ऊंचाई पे, डॉलर इंडेक्स। हाँ, तो अभी मेरा सवाल दूसरा आ रहा है जिसमें मैं आप बहुत अच्छा काम करके आई हैं, तो जो ज्यादा अच्छा काम करता है मैं उसको और काम दे देता हूँ कि ये आदमी कर रहा है इसको और दे दो, ठीक है। तो अब आपको दूसरा ये करना है कि डॉलर इंडेक्स के सामने कंपेयर करना है कि कितना डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है सामने, रुपये कितना कमजोर है। दूसरा, बाकी अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज जो हैं दूसरी उनके मुकाबले में रुपया कम हुआ है। हाँ। ओके, सो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर हमने देखा था कि जब इसने 115 के आसपास का लेवल छुआ था तब इसमें सालाना रिटर्न 20% चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो 114-77 इस साल की शुरुआत में डॉलर इंडेक्स कहाँ रहा होगा? सर इस साल की शुरुआत में तो डबल डिजिट में था। हाँ, डबल डिजिट में था, क्योंकि वैसे 80 से लेके 115 तक का स्ट्रेंथ आया है, वो वाली स्ट्रेंथ रही है। तो हमने 20% के रिटर्न सालाना 20% अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ा है और हमारा 11% ही घटा है। नहीं, अभी नहीं, उसके बाद करेक्शन भी आया है, क्योंकि इसने 28 सितंबर को 114
0.77 का 20 साल का हाई छुआ था और 104 आ गया। उसके बाद 104 आया है, 103 के नीचे भी जाता हुआ दिखा है, तो वहां से करेक्ट होके अब इसका जो सालाना रिटर्न है वो 9% पर आ गया है। बाकी करेंसीज बताती हूँ। जापानीज येन 16% का नेगेटिव रिटर्न है, स्टर्लिंग 11% की गिरावट यहाँ आई है, युआन इसमें तगड़ी रिकवरी दिखी है, 9.5% का अब गिरावट यहाँ पर दिख रही है, ये तो और भी ज्यादा पिटा हुआ था। AUD 7% का नेगेटिव रिटर्न है और यूरो में 6.5% का सालाना आधार पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। ओके। और ऐसा नहीं कि डॉलर इंडेक्स का जो कमाई है वो डाइल्यूट नहीं हुई, ऑलमोस्ट आधा हो गई है, 20% से अब 9% पर आ गई है। करेक्ट। तो चलिए, ये है पूरा का पूरा करेंसी मार्केट का हाल, जो आपने देखा इस वक्त किस तरह से मुश्किल में रहा है। ये 2013 के बाद का सबसे खराब साल। दो बड़ी वजह आप समझ सकते हैं, एक तो लड़ाई रशिया यूक्रेन की जिसमें सारी करेंसी कमज़ोर होती है, उसी की वजह से डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ, और दूसरा कच्चा तेल जो हमेशा रुपए पर दबाव बनाता है, लेकिन उसके बावजूद ठीक ठाक, और एफआईज की बिकवाली वो भी फॉरेक्स की 2 साल के लोस पे चला गया था, वहां से तगड़ा रिकवर भी किया लेकिन बहुत नीचे चला गया था। ओके, तो ये सारा का सारा एक्शन। धन्यवाद नेहा पूरी डिटेल देने के लिए। सुमित जी तैयार है। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल सुमित जी के नाम, और बिगुल सुमित के सुपरहिट भी नहीं है, बिगुल कैश का ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे ये बिगुल किस बात का फिर है? आज क्या दिन है? एक्सपायरी का। हीरो या जीरो ट्रेड सुमित जी की तरफ से। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, ये आज की एक्सपायरी का अगले 1 घंटे के लिए ट्रेड है, और ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है निफ्टी के अंदर। अभी 18,090 चल रहा है, 30 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव है, और आज पूरे दिन में निफ्टी ने 80-90 पॉइंट के अंदर मूव दिखाया है, तो एक रेंज में मूव देखने को मिला है। तो क्लोजिंग में हो सकता है थोड़ा सा दबाव और देखने को मिले। तो 18,050 वाला पुट अभी 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 18,050 वाला पुट अभी 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी 350 से 400 रुपए का रिस्क है। जो भी मुझे सुन रहे हैं प्लीज अच्छे से सुने, 350 से 400 रुपए का रिस्क है। सिर्फ 1 घंटे के लिए ये ट्रेड है, और अगले 1 घंटे के अंदर अगर निफ्टी यहाँ से फिसलता है और 18,030 या 20 तक आता है, तो इस पुट का ऊपर में टारगेट 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक का हो सकता है। तो निफ्टी का 18,050 का पुट 7 रुपए 7.25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करे, जीरो का स्टॉप लॉस 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक का ऊपर में टारगेट होगा। ओके। तो हीरो जीरो कॉल आ रहा है सुमित जी की तरफ से, 18,050 का पुट खरीदना है। हल्की सी रिकवरी आती है अनिल जी, और सुमित जी की तरफ से पुट की खरीदारी आ जाती है। पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था, अब फिर से पुट पर आपको खरीदारी की राय देने। कहना क्या चाहते हैं हम? हाँ सुमित जी सेल कॉल में तो सबसे आगे रहते हैं। थोड़ी देर सुमित जी का संपर्क काट दिया जाए। आई थिंक करना चाहिए, म्यूट पे कर देते हैं। नहीं बिल्कुल, सुमित जी एकदम टाइमली आपको दोनों तरफ के ट्रेड दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा 18,050 का पुट खरीदने की राय। बिल्कुल, तो ये है निफ्टी 18,050 का पुट खरीद कर चलिए। सीमेंट शेयर्स में जो गिरावट आ रही है उस पर एक बार जरा एक्सपर्ट से बात भी करनी है। जेके सीमेंट आज आपको फिसलते हुए दिख रहा है। सुबह हमने हाईलाइट किया था कैसे इंडिया सीमेंट, ग्रासिम, रैमको में बिकवाली आ रही थी, बट जेके सीमेंट अगर आप देखें तो श्री सीमेंट और जेके सीमेंट इस समय के टॉप लूजर्स सीमेंट स्पेस से आपको आते हुए दिख रहे हैं। सिमी जी जरा जेके सीमेंट का चार्ट देखें, 3,000 के नीचे है आज, तो खैर 3.5% का कट आ रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। जेके सीमेंट अभी थोड़ा सा तो वीक ही लग रहा है, आज 100 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोअर लेवल्स और देखने को मिल सकता है। ये मेजर जो सपोर्ट अभी इसके आसपास है वो लग रहा है कि करंट लेवल से भी अभी काफ़ी नीचे है। 2820 2825 के आसपास ये स्टॉक मिनिमम जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो मैं ये कहूँगी कि तुरंत कोई खरीदारी करने का सलाह नहीं है। जिनके पास प्रीवियस पोजीशंस है, एक स्टॉप लॉस 2750 के नीचे मेंटेन करें। थोड़ा बहुत वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और करंट लेवल से भी डाउनसाइड आ सकता है। इसमें करंट लेवल से भी काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 2820-25 से पहले कोई वैलिड सपोर्ट भी नहीं लग रहा है स्टॉक में है। सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है, उस समय कमजोरी भी आ रही है। जैन साहब से भी एक बार पूछेंगे, सीमेंट में अगर कुछ चल रहा है या तो ये एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट है, या फिर बाजार को कुछ दिख रहा है आने वाले समय के लिए सीमेंट के लिए जो इस तरह की गिरावट आ रही है। बट उससे पहले एक बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाले मुदित। बताएं सर। मेटल स्टॉक्स में फिर एक बार बाइंग देखने को मिली है। जैसे ही निफ्टी लो से रिकवर होता है, मेटल स्टॉक्स में तेजी बनना शुरू हो जाता है। उसी में से एक स्टॉक हमने चुना है जिसका CMP है 119 रुपए 50 पैसे। मैं बात कर रहा हूँ NMDC।
एनएमडीसी को यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 119.50 स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर खरीदेंगे। पहला टारगेट 123 का होगा, दूसरा टारगेट 125 का रहेगा और स्टॉप लॉस 117 का होगा। जिस तरह के रिवर्सल्स लो से स्टॉक ने दिखाए हैं, उसके बाद लास्ट 3-4 सेशन से जो कंसोलिडेशन था, आर्ली चार्ट्स को कंसीडर करते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट्स पर भी जो हाई लगा था उसके बाद अगर स्विंग लाइन ड्रॉ करते हैं तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और जो F&O डाटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है जो रोल ओवर्स है वो पॉजिटिव साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि स्टॉक में अच्छा अपसाइड मूव आना चाहिए। 123 और 125 के टारगेट्स के लिए एनएमडीसी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 117 का। स्टॉप लॉस एनएमडीसी इस पर करके चलें खरीदारी। चलिए, इस बाजार में एटलीस्ट कुछ तो बाय कॉल्स आ रही हैं और मेटल्स पर रखिए नजर। अभी हम जेएसएल हिसार के बारे में जैन साहब से भी बात कर रहे थे, थोड़ा एक्शन उसमें दिख रहा है। टाटा स्टील भी थोड़े मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है, तो मेटल्स यहाँ पर आपको एक्शन दिख सकता है और मुदुत जी की तरफ से एनएमडीसी में खरीदारी की राय आ रही है। पर जैन साहब, आपसे सीमेंट की राय लेनी थी सर। थोड़ा आज रोटेशन के हिसाब से, एक्सपायरी के हिसाब से गिरावट है या कुछ ट्रिगर्स दिख रहे हैं बाजार को जिस तरह से सीमेंट में बिकवाली आ रही है सर? बहुत सही सवाल है। इनफैक्ट देखिए, आज लग नहीं रहा था कि सीमेंट स्टॉक्स में एक ऐसा करेक्शन देखने को मिलेगा। 3-3, 4-4% स्टॉक्स टूटे हुए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी या लॉन्ग अनवाइंडिंग बोल लीजिए या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं और आने वाले दिन तो अच्छे ही लग रहे हैं मुझे। जिस तरीके से सरकार का इंफ्रा पे पुश है और बजट के समय पे वापस से इंफ्रा पे अनाउंसमेंट्स आती है और फिर ये सीजन भी पूरा पीक सीजन रहता है सीमेंट के लिए और रियल एस्टेट में भी अच्छा माहौल बना हुआ है, तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता। बाकी एक चीज जरूर है कि थोड़े वैल्यूएशंस में भी सस्ते काफी सारे स्टॉक्स मिलते हैं, उन पे मिड कैप स्टॉक्स बहुत सारे बढ़िया हैं। मैंने इनफैक्ट काफी दिनों से स्टार्ट सीमेंट को रेकमेंड किया था, जो कि 100 रुपए से 120 रुपए तक भी गया, वापस से थोड़ा करेक्ट होके 112-13 रुपया है। या फिर श्री दिग्विजय सीमेंट बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे 70 रुपए में। हमने इनफैक्ट रिसेंटली इन स्टॉक्स को रेकमेंड किया हमारे क्लाइंट्स को। मैं डिस्क्लोजर भी दे दूं और हमारे एसोसिएट्स और हमारे उनमें होल्डिंग में हो सकते हैं कि काफी बार बराबर से इनको रेकमेंड करते हुए। अंबुजा सीमेंट संभाव मुझे लगता है अडानी ग्रुप में जाने के बाद एसीसी और अंबुजा में, दोनों में से मुझे अंबुजा में बहुत स्ट्रेंथ दिखती है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो भी हमने सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए, डेक्कन सीमेंट हो या साउथ की अंजनी पोर्टलैंड, सागर सीमेंट, ये सब बढ़िया लगते हैं। नीचे आए तो एक्यूमुलेट करने का ही मैं राय दूंगा और आने वाले दिनों में अच्छी तेजी दिखती है मुझे, आने वाले 6 से 9 महीने। तो ये है सारे के सारे सीमेंट शेयरों पर आपके लिए राय। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है सदावर सेठी साहब की बेहतरीन पिक्स लेने का। सेठी साहब, आपका स्वागत है। बताएं सर, क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। वंडरफुल, बताएं सर। पहला वाला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रीव्स कॉटन, जो अभी 136-37 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग डीजल इंजन और सीएनजी इंजन बनाने वाली कंपनी है, जो कि इनके अलावा फार्म इक्विपमेंट्स के लिए, फिर पावर सेक्टर के लिए, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन सब के लिए भी इंजन्स वगैरह बनाती है। बाकी इस कंपनी में एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ, बदलाव हुआ है। ये अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। इन्होंने एक एम्पियर व्हीकल्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया था, उसके बाद फिर 2-3 और एक्विजिशंस करे और आजकल ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी है। मतलब लास्ट माइल मोबिलिटी के लिए जानी जाती है कंपनी। बाकी सरकार का जिस तरह से फोकस है, एक तो पोल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, मुझे लगता है प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा करेगी ये कंपनी। स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ है। इसके ईयरली हाइट से 258 के, वहां से करेक्ट होके ये 135-36 के आसपास ट्रेड करता है। अभी सितंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी। सितंबर में रेवेन्यूज पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 373 करोड़ के सामने 699, मतलब 700 करोड़ के रेवेन्यूज थे, जो कि 87% की ग्रोथ दर्ज करी। पैट आया 33 करोड़ का, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 23 करोड़ का नुकसान था। तो इस तरह का दमदार प्रदर्शन रहा है और फिर प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 55% की हिस्सेदारी है। FIS भी 12% ओन करते हैं, जिसमें L&T है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए, बहुत अच्छा करेगा। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 150 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 130 रुपए का। 130 रुपए के 130 का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट।
खरीदारी करने की राय आपके लिए ग्रीव्स कॉटन में सेठी साहब की तरफ से पहला स्टॉक। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक आपका? दूसरा स्टॉक अनिल जी आज मेटल से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है मैथन एलॉयज, जो अभी 994 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग या सबसे बड़ी मैंगनीज एलॉयज बनाने वाली कंपनी और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर दुनिया की। 1% ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। फिर 35 से ज्यादा देशों में ये एक्सपोर्ट करती है। अनिल जी, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से चाइना की रीओपनिंग की बातें हो रही है, पूरा मेटल सेक्टर फोकस में। और हाल ही में मैंने मेटल सेक्टर को ही से रिलेटेड 2 स्टॉक्स दिए थे लास्ट वीक ही। एक तो किर्लोस्कर फेरस और एक गोदावरी पावर एंड इस्पात, और दोनों में 10% वहां से अभी तेजी चल रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। बुक वैल्यू है 800 रुपए की, तो आज प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.25 टाइम्स ऑफ बुक के ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 36%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45%। फिर सरकार ने जिस तरह से एक तो स्टील की एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी हाल ही में, फिर पीएलआई स्कीम दी हुई है स्पेशल स्टील पे, तो उसका भी फायदा होना है। और आज जो खबरें चल रही कि चाइना में कुछ टैरिफ का रिवीजन हो सकता है नए साल से 1 तारीख से, तो उसका भी फायदा सब मेटल स्टॉक्स में देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी शॉर्ट टर्म में भी कमाल करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1075 का, स्टॉप लॉस रखना है 960 रुपए का। स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें मैथन एलॉयज 1075 के टारगेट के लिए। ये राय सेठी साहब की तरफ से ग्रीव्स कॉटन और मैथन एलॉयज। धन्यवाद सेठी साहब ये दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है। उससे पहले कुणाल जी तो आए नहीं हैं, लेट है, तो बंसल जी का कहना है कि कुणाल जी के भरोसे में कब तक बैठा रहूं। मेरा चार्ट कॉर्नर तैयार है, आप बिगुल बजा दीजिए। तो कुणाल जी आ गए? अच्छा, आने के बाद ही बोला है लगता है इसका जी। अरे कुणाल जी आ गए आप? अनिल जी आ गए। अनिल जी बड़े जद्दोजहद के बाद अनिल जी यहाँ पर अनिल जी पहले बिजली गुल होती थी, हाँ? आज इंटरनेट गुल है अनिल जी। अच्छा, ओ तो समय से बिल भरा करें आप अपना। अनिल जी ये तो बिल भरने के बाद नौबत है अनिल जी। चलिए, भगवान आपका इंटरनेट सुरक्षित रखे, कनेक्शन एकदम बिल्कुल 2023 के लिए मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। कभी भी आपका एक इंटरनेट कनेक्शन ऊपर नीचे ना हो, स्टेबल रहे। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है, दोनों बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, अगर किसी को अपना इंटरनेट कनेक्शन दुरुस्त रखना है तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को अनिल जी चॉकलेट देते रहे, वो कुणाल जी की तार खींच जाते हैं अनिल जी। और जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है अनिल जी वो है जिंदल स्टील एंड पावर, जो कि कल मेरे मित्र कुणाल जी ने इसको पिक ऑफ द डे में भी दिया था। और अनिल जी टेक्निकली एकदम रोबस्ट से रोबस्ट, मतलब कि टॉप ऑफ द टॉप पैटर्न है। और कल अनिल जी मोस्ट लाइकली आप देखिएगा लाइन लगेगी पिक ऑफ द सीरीज के लिए जिंदल स्टील एंड पावर के लिए, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। जिंदल स्टील एंड पावर पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए आज साल का अंत है, आखिरी ट्रेडिंग डे कल है, तो अनिल जी इस सप्ताह अगर आप देखें तो अनिल जी पूरे साल का ब्यौरा देखें तो ये जो स्टॉक है इस साल 55% बढ़ा है। बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस जिंदल स्टील पावर से देखने को मिली और अब चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है, इन स्तरों पर बाय करें तो एक स्टॉप लॉस रखें 575 रुपए पर, 575 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 610 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 623 रुपए का, 623 के टारगेट के लिए जेएसपीएल यानी कि जिंदल स्टील पावर में हमारी खरीदारी की राय है। ये जो सारे लेवल्स आप दे रहे हैं जनवरी फ्यूचर्स के दे रहे हैं सर? अनिल जी ये करंट फ्यूचर जो आज एक्सपायर हो जाएंगे उसके लेवल से अनिल जी, तो जनवरी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसको चेंज कर लें। ओके, आज ही के है 575 का स्टॉप लॉस, 610 और 623 का टारगेट दिसंबर फ्यूचर्स के लिए के लेवल ले आए आप, और उस हिसाब से आप लेवल रखें, ज़्यादा बढ़िया होगा। दिसंबर के लेवल्स में इसे बदल दें। ओके, बंसल जी ने जो बताया उसी पर एक सवाल है मेरा। क्या कुणाल जी क्या जब भी बंसल जी आपको कोई कहते हैं कि ये वाला कॉल दिया जाए, वो वाला कॉल दिया जाए, तो और जब आप सहमत नहीं होते उससे, तो क्या ये आपको भी उसी तरह पड़ोस के बच्चों की तरह चॉकलेट देते हैं?
अनिल जी देखिए, पहले ये सब किया करते थे अनिल जी, और उसका अनिल जी मैंने बड़ा अच्छा एक सिंपल सोल्यूशन निकाला है जी कि अनिल जी बंसल जी भेजते हैं मुझे कि ये देखिए फला शेयर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं उनको कहता हूँ वेट, तो अनिल जी वेट लिखने से उनको समझ आ जाता है कि लेना नहीं है, इसको ठंडे बस्ते में डालना है। तो अनिल जी अच्छी ट्यूनिंग हो गई हमारी। वेट से उनको समझ में आ जाता है कि वेट डालना है, वजन डालना है। वजन डालने के लिए जो कुछ भी करना हो, चाहे वो चॉकलेट हो या कुछ और, समझ गया बंसल जी को तुरंत समझ आया कि भाई फाइल पे वजन रखो, क्या रखना है। क्लियर है, फाइल पे वजन रखने वाली बात। ठीक है, परफेक्ट। आइए 2:30 बजे की स्टडी, 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। सर लगातार तीसरे दिन ऐसा हो रहा है जब 2:30 बजे की हम स्ट्रैटेजी ले रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। आई डोंट नो 2 दिन का एक्सपीरियंस देखकर कितना भरोसा करना है, बट 40 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए सर 0.5% ऊपर है। कल भी इस समय ऐसा ही एक्शन हो रहा था, परसों भी इस समय ऐसे ही एक्शन हो रहा था, और फिर हमने शाम को देखा गिरावट ही हुई। एनीवे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम अमेरिकी फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार सुस्त हैं, बट निचले स्तरों से ये भी रिकवरी के लिए मूड में आपको आते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार डेज हाई के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवरी आ रही है वहां पर। रुपया भी आज 6 पैसे मजबूत है। एशिया ऑफ कोर्स कमजोर था, आधे से 1% नीचे, तो सुस्त ग्लोबल माहौल है, बट थोड़ी रिकवरी अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय दिखा रहे हैं। क्या करना है सर? व्यू तो दीप अच्छा दिख रहा है, तेजी का दिख रहा है। अब पहले मैं आपको लेवल बता दूं, और लेवल ये है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि आप 18,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। तो कल भी हम जो बात कर रहे थे कि आखिरी 1 घंटे में 18,100 के नीचे बंद नहीं होंगे आपको क्लोजिंग। तो सबसे पहले तो अपने रिस्क कितनी है वो समझ लेना है। तो रिस्क 18,000 के नीचे की नहीं है, और 18,000 के पुट पर 2,37,00,000 शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो आपके लिए बेस हो गया। बचे हुए समय के लिए अब से लेकर 3 बजे तक 18,100 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 18,100 के कॉल पर 2 करोड़ शेयर है, वो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर 3 बजे के पहले हम 18,100 को पार करके टिक जाते हैं तो फिर ये बाजार अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। तब आप 18,150, 18,175 तक जाने की कोशिश करेंगे। 18,125 से 175 में कहीं कहीं पहुंचेंगे, ये बात पक्की। तो यानी कि 25 से लेकर 75 पॉइंट की तेजी फिर निफ्टी में आज आखिरी आधे घंटे में और बन जाएगी। अगर 3 बजे के पहले पहले आपने 18,100 पार कर लिया, उसकी बहुत मेहनत हो रही है, की भी जा सकती, हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि एक बार जैसे आपने 18,100 पार किया, 2, 1, 3, 1 लगभग 4.5 करोड़ शेयर आपके निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर होते हैं, जिनकी प्रीमियम गल जाने का पूरा चांस है। इसलिए फिर आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख सकती है। तो 3 बजे तक एक ही लेवल पर नजर रखना है, 18,100, और वो पार करके टिक गए तो आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। 18,125, 18,175 की रेंज में आज टारगेट होगा। पहला 125, दूसरा 150, तीसरा 175। इसमें तीनों में से कहीं भी एक जगह जाके रुकेंगे। ज़्यादा संभावना है 150 से 175 तक जाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कहना चाहता हूँ दीप, लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन आज ऐसा है जिसमें सेकंड हाफ में बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। सोमवार को 18,014 पर आप बंद हुए थे, खाली लास्ट के 15 मिनट छोड़ दें, अदरवाइज आप डे हाई पर बंद हुए थे। मंगलवार को आप देख लीजिए 18,132 बंद हुए थे, लगभग डे हाई पर। कल 18,173 का आपने हाई बनाया था, बंद 18,125 पे, खाली 15 मिनट का छोड़ दीजिए। सो ओवरऑल एक चीज क्लियर है कि अगले दिन को लेकर कॉन्फिडेंस पूरा है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि डाउ फ्यूचर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि आप दूसरे दिन गैप से खुले, दूसरे दिन खुलते नीचे, पूरा दिन भर टाइम पास करते हैं और वापस बंद होते थे, बाजार मजबूती दिखा रहा है। सो अभी इस मार्केट को आप जैसे देखना चाहें, अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 3 दिनों से अच्छी क्लोजिंग मिल रही है। अगर ओवरनाइट पोजीशन के लिहाज से देखें तो आप कॉन्फिडेंट होके जाते हैं और नीचे वापस आपको सस्ते में मिलता है। तो वो वाली चीज़ है। आज एक्सपायरी का दिन है, थोड़े शॉर्ट्स कवर होने चाहिए। मेरा व्यू थोड़ा ऊपर की तरफ का बन रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में पूरी संभावना दी इस बात की कि आप 42,700 के नीचे बंद नहीं देंगे, और 2 दिन से आप 42,800 के ऊपर बंद दे रहे हैं। तो हो सकता है 42,800 के नीचे भी बंद ना दे, लेकिन 42,700 सेफर साइड पे मान लीजिए। छोटी सी रुकावट 43,000, 43,050 के आसपास है। अब ये जो लास्ट जो रेंज बची है 42,925, 43,025, ये 100 पॉइंट की रेंज है। कल का हाई 43,025 के आसपास का है। 42,925 पे आपने 2 बार किया, लेकिन ऐसा लग रहा है देखकर डेटा कि एक बार फिर से आज 43,000 को पार करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, या वहाँ तक पहुँचने की तो कर सकता है। दिक्कत यह है कि 43,000 के कॉल ऑप्शन पर 80 लाख शेयर हैं जो थोड़ी सी रुकावट का काम करेंगे, और 42,700 के
पुट ऑप्शन पर 62 लाख शेयर है, तो ये रेंज हो जाती है। तो 3 बजे तक आपको 43,000 के पार निकल कर टिकना है, 43,000, 43,025, उसके पार निकल के टिके तो डीप, फिर ऐसे में आप 43,100 से 43,150, 100 से 150 पॉइंट मिनिमम आज और चढ़ जाएंगे अगर 3 बजे के पहले पार कर लेते हैं 43,000 को। तो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के लिए तैयार हो। देखिए बात करते करते निफ्टी ने तो अब दिखाई दिया 18,100 के पार हो गया। सो डेटा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम 2 बजे भी यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा भी डाउ फ्यूचर से सपोर्ट मिलेगा तो बाजार जोर से भागने की कोशिश करेंगे। तो आज दिन भर जिस तरह से ठंडा था, काफ़ी लोगों का और पोजीशन जो हल्का होना था हो गया। हल्के बाजार हैं, ऊपर जाने को तैयार है। बिल्कुल। सेकंड हाफ और स्पेशली जो अभी हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे, आखिरी 1.5 घंटे का फायरवर्क्स लग रहा है अब थोड़े थोड़े शुरू होते हुए दिख रहे हैं, और कॉल्स भी देखिए भर भर कर आ रही हैं। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। सुमित जी बताएं सर, आपकी कॉल। ओके, थोड़ा इशू आ रहा है सुमित जी के ऑडियो के साथ, कोई बात नहीं। सिमी जी भी हैं और उनके लिए बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, थोड़ा सा अपडेट पहले कर दूं। एक तो सुबह मैंने बीटीएसटी में एरीज एग्रो चूज किया था। पूरा एग्रो केमिकल सेक्टर स्टॉक्स आज फोकस में था। एग्रो केमिकल्स में एरीज दिया था, और एरीज का जो टारगेट्स था 240 का एक टारगेट दिया था, 255 का दूसरा दिया था। फर्स्ट टारगेट तो डन था, अभी थोड़ा सा नीचे आया है, प्रॉफिट टेकिंग हो गया है। मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग मोड में था, इसलिए ये भी नीचे सरेंडर किया है, पर अभी भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। एक तो कल मैंने दो बार जेएसडब्ल्यू स्टील दिया था, और मैंने सोचा था कि कल ही का परफॉर्मेंस कल ही देखने को मिलेगा, वो आज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मार्केट खराब है, पर जेएसडब्ल्यू स्टील में कोई भी वीकनेस नहीं है, ये रिकवर किया है। अभी जो मैं स्टॉक देने जा रही हूँ, काफी शानदार फॉर्मेशन है, और स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट देखने के लिए स्टॉक एकदम तैयार हो चुका है। स्टॉक का नाम है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, से उसका एनएससी टिकर केईसी है। तो केईसी में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 504 505 के आसपास है, इसी जगह पे खरीदने का सलाह है। 485 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट होगा 540, दूसरा होगा 555, तीसरा होगा 580। स्टॉक में बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक लास्ट 8 से 10 महीने का जो भी मतलब प्राइस में था, वो सारे लेवल्स ब्रेक करके अभी ऊपर आ चुका है। अब स्टॉक में एक अगर बड़े चार्ट में देखेंगे तो एक सॉसर बन रहा है, जिसका मिनिमम टारगेट 545 555 ही आता है। तो वही मेरा मतलब शॉर्ट टर्म का मेरा टारगेट होगा। ये टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, 540 से 555। स्टॉक आगे जाके 580 का जो लेवल मैं दे रही हूँ, हो सकता है कि 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन लगा सकता है। स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि स्टॉक 600 के ऊपर भी जाके सेटल कर सकता है। तो करंट लेवल पर केईसी इंटरनेशनल को खरीद कर चलने का सलाह होगा 485 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 485 का स्टॉप लॉस खरीदें, 540 और आगे बड़े टारगेट के लिए केईसी इंटरनेशनल में। ये राय सिमी जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है आपके लिए नए साल की एक बेहतरीन पिक लेने का। 2023 का पसंदीदा शेयर बता रहे हैं आशीष केलकर साहब। मेरा न्यू ईयर पिक है TFCI लिमिटेड। हमने इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखा था, जिसमें ये स्टॉक 170 रुपए से 30 रुपए तक नीचे आया था, और वहां पे इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जिसका नाम होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका फॉर्मेशन बनाया और उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला। अगर इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो वो करीब करीब 130 रुपए का निकल के आ रहा है, और इसके लिए हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 65 रुपीज का। ओके, तो ये है आपके लिए आशीष केलकर साहब की तरफ से टूरिज्म फाइनेंस। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 130 का रखना है आपको टारगेट। ओके, बढ़ते हैं आगे, और अब आपको बता दें जिस वजह से उठापटक मार काट हल्ला गुल्ला सारा पिछले हफ्ते हुआ था, जो इस हफ्ते थोड़ा ठंडा हो गया। कोरोना, कोविड, भारत में कोविड की क्या सिचुएशन है, दुनिया भर में कैसी सिचुएशन है, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, कोविड को लेकर क्या अपडेट है? सर बहुत सारी अपडेट्स हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। तो पहले अच्छी वाली बताओ। अच्छी वाली बता हो सकता है बाद में हम आपको बोले नहीं कि बुरी बताओ, तो अच्छी वाली तो पहले सुन ले। सर भारत में सिर्फ 188 मामले, 188 नए मामले यहाँ पर देखिए। सिर्फ एक्टिव केसेस भी आपको बताता हूँ, सिर्फ 3,000 करोड़ में एक भी नहीं सर। हाँ, 135 करोड़ की जनता में 1 करोड़ में एक भी नहीं, मतलब 118 है तो।
ठीक है, वेरी गुड। 3,468 के आसपास के केसेस यहाँ पर देखने को मिले। और अब तक की जितनी भी लहरें आई हैं कोरोना में, सबसे बड़ा ट्रेंड यही रहा है कि हर बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं और शहरों में मुंबई आगे करता है। लेकिन मुंबई में भी अगर आप देखें तो सिर्फ 44 एक्टिव केसेज हैं और इन 44 एक्टिव केसेस में एक भी मरीज आपको गंभीर तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये काफी अच्छी बात है। थोड़े दिन पहले बीएमसी के एक सीनियर डॉक्टर ने यह भी कहा कि एक अपवर्ड ट्रेंड जो देखा जाता था इससे प्रीवियस लहरों में, अभी तक ऐसा कुछ भी स्पॉट नहीं हुआ कि केसेस लगातार आप देखिए डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है एक्सपोनेंशियली, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो सर कुछ पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स के साथ शुरुआत कर लेता हूँ, इसकी भी सूची कम नहीं है। सबसे पहले बात देखिए सर, दुनिया भर के जो देश हैं वो सतर्क हो गए, खासतौर पर चाइना को लेकर। सर अब एक चीज़ आप बताइए कि ये चीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि चाइना में जो अब पूरी तरीके से रीओपनिंग हो गई है और वहाँ पर ट्रैवल काफ़ी बढ़ रहा है, ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, तो इसे पॉजिटिव समझे कि नेगेटिव समझे, ये एक थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजन हो रहा है। पॉजिटिव समझे, नेगेटिव क्यों? हाँ सर, नेगेटिव मैं इसके लिए समझ रहा हूँ क्योंकि चाइना में ऐसा हो गया जैसे स्कूल की घंटी बजने पर बच्चे भागते हैं, हाँ। वैसा बिल्कुल हो रहा है। हाँ। अब वहां पर ट्रैवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप देखिए इटली में एक फ्लाइट जा रही थी और इस पूरी फ्लाइट में 50% चाइनीज लोग संक्रमित मिल गए। अच्छा, अब थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पर लगा कि इतनी बक्की बोले हमको स्टैंडिंग ही भेज दो, जगह नहीं फ्लाइट में। अच्छा, आज ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला और हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने सुबह 10:30 बजे समीर सर का इंटरव्यू मिस किया हो, उन्होंने बहुत बढ़िया जोरदार बात बोली है। क्या सर? उन्होंने ये बोला कि ये जो रिवेंज टूरिज्म हुआ है हमारे इंडिया में, सब लोग मतलब जैसे बता रहे ना आशीष, ये घंटी बजी और बच्चे कैसे भागते हैं स्कूल से, सुमित जी टाइप्स जैसे, है ना, तो वैसा ही मामला वो बोले कि अगले साल मतलब 2023 में चाइना का आएगा। हाँ, चाइना वाले बेचारे दबे कुचले पड़े हैं एकदम, 3 साल से फंसे हुए एकदम, घर से बाहर निकले नहीं है। तो जैसे इंडिया वाले बाकी लोग जो भागे हैं देश दुनिया में घूमने के लिए, वैसे अगले साल चाइना वाले भागेंगे। ये है पॉइंट, तो अच्छा है सर। खुद समीर सर ने बोला, ये मेरा नहीं है पॉइंट, उनका सुबह का 10:30 बजे का इंटरव्यू से आया है। वैसे अगर आपने इंटरव्यू मिस किया तो वीकेंड पे भी हम वो इंटरव्यू फिर से चलाएंगे, आप देख पाएंगे और सोशल मीडिया पे तो आपको सब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। तो ये बात सही है कि अगले साल भी ये स्टॉक्स मजबूत तो रहेंगे। और बताइए और क्या क्या डिटेल्स हैं सर? और यह है कि पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट्स पर 6000 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की टेस्टिंग हुई है। इन 6000 में से 39 लोग जो हैं संक्रमित मिल गए हैं। लेकिन सर चौंका देने वाला आंकड़ा अगर आप देखें तो जापान की तरफ से आ रहा है। जापान में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। इनफैक्ट जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से लेके अब तक के एक दिन में सबसे ज़्यादा डेथ का रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला। 415 लोग जो है बुधवार को इस कोरोना के शिकार हो गए और वहाँ पर लगातार मामले देखे तो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं। 2,16,000 के आसपास के जो है एक्टिव मामले। वैसे वहाँ की डेमोग्राफी थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो सर भारत में भी पूरी तरीके से इससे निपटने के लिए तैयारी हो गई है। हालांकि एडवाइजरी आ गई कि इससे पैनिक नहीं करना है, लेकिन अब काफ़ी सारे राज्य जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। सबसे पहला है कर्नाटक, इन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर मास्क जो है बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। मास्क पहनना ही पड़ेगा और साथ में जो न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन होता है इसे आपको रात को 1 बजे के आसपास ही खत्म करना होगा। तो ये कुछ गाइडलाइन स्टेट की तरफ से आ गई हैं और पॉजिटिव नेगेटिव्स आपके सामने। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोना को लेकर अपडेट। वैसे हम देख रहे हैं कि जो पैनिक था लास्ट वीक का वो अब बाजार पूरी तरह से नेगेट कर रहा है और आज जिस तरह से मेटल्स मूव कर रहे हैं चाइना के ऑप्टिमिज्म पे, वो भी दिखा रहा है कि बाजार में डर थोड़ा कम है। बट रिबाउंड आ रहा है अनिल जी, अक्रॉस मार्केट आ रहा है आगे ऊपर। सबसे पिटा हुआ सेक्टर सीमेंट भी आपको अब रिबाउंड दिखा रहा है। इंडिया सीमेंट जो सुबह भारी गिरावट दिखा रहा था, 43,000 पार हो गया, बैंक निफ्टी आ गया 43,000 हो गया। बिल्कुल लग ही रहा था कि डेटा में जिस पूरा खाली हो गया ना, पूरा खाली है, किसी के पास नहीं, सब बेच के खत्म हो गए, निकल गए। और आप देखिए 18,135 निफ्टी डे हाई पर आ गया, बैंक निफ्टी डे हाई पर है। और क्या चाहिए? आइए मुलाकात की जाए भसीन साहब से। भसीन साहब स्वागत है सर, नमस्कार। बताएं सर पहले तो आपकी तरफ से आउटलुक और अपडेट भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए सोमवार की मेहनत काम कर गई, 3 दिन आपके साथ रहा हूं और बाजार भी आपके साथ चला है। सोम का तो आपके सामने चौथा दिन आज है और बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी हो रही है, जो आपको पिछले शुक्रवार दिख नहीं रही थी जब मैं जल्दी भाग के वापस आया दुबई से। और मैं आपको फिर कह रहा हूं अगले हफ्ते 18,500। अब आप नंबर देखेंगे, वेयर विद ऑल देखेंगे, ग्लोबली देयर इज अ ह्यूज रीओपनिंग। और मेरी बात लिख के ले लेना, द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन जनवरी विल बी द डाउ एंड इंडिया विल बी वेरी वेरी क्लोज टू न्यू हाइज।
लेकिन बजट से पहले। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। आज फिर देखिए बैंक्स में बहुत बढ़िया चाल आई है। आपको मैंने कल गेल और एमएनएम कहा था, वो आज न्यू हाई पे चल गए, दो तीन दिन से जो कहे थे। अब आपके लिए जो सुबह की पिक है वही मैं रिपीट करूंगा, बिकॉज आई थिंक दैट दीज 3 स्टॉक्स विल लीड द निफ्टी हायर। तो अगर आप कहें तो मैं दोहरा दूं उनको। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, अल्ट्राटेक सीमेंट 139 मिलियन टन कैपेसिटी, 5 मिलियन टन क्लिंकर की ऐड हुई है लास्ट मंथ। इस क्वार्टर जो रिजल्ट आएंगे अल्ट्राटेक के देखने लायक होंगे। तो वही 7500 का टारगेट नेक्स्ट वीक और 6790 का स्टॉप लॉस। और दूसरा बजाज फाइनेंस नीचे से 100 रुपए बढ़ा है, अभी 400 रुपए और मिलेंगे। 7000 रुपए का टारगेट है अगले हफ्ते और स्टॉप लॉस रखिए 6350 का। तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट गुजरात गैस, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा प्लेयर है एंड इट्स द बिगेस्ट ट्रेडर फॉर नेचुरल गैस टेंडर्स। दिस विल कम आउट विद रिकॉर्ड मार्जिन दिस क्वार्टर। 500 रुपए से कम मत बेचना, 468 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये तीनों के तीनों स्टॉक जो सुबह वसीम साहब ने दिया, आज फिर से वहीं पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से फिर से आती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और साथ ही ये पूरा अपडेट भी कल सुबह वसीम साहब से हमारी होगी। फिर मुलाकात, देखते हैं क्या कुछ और एक्शन निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल एक्शन के लिए तैयार होते बाजार। दिन की ऊंचाइयों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बिगुल का वक्त है, सुमित जी तैयार हैं सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 99 रुपीज 50 पैसा अभी भाव चल रहा है, 99 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जिसका सिंबल है HSCL। HSCL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, लेकिन लास्ट हफ्ते की गिरावट में स्टॉक ने चैनल को ब्रेक किया और अभी वापस से चैनल के अंदर घुस चुका है। तो इस चैनल के अंदर घुसने का मतलब हो गया कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में 8 से 10% का मूव हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 94-95 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है। तो 94 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। यहाँ से स्टॉक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 107 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 111 रुपए का। तो HSCL में खरीदारी करें 94 के स्टॉप लॉस से 107 और 111 के टारगेट के लिए। 107, 111 दो टारगेट खरीदे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। आइए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी एक और बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है अपोलो टायर पर। इस पर हमने पहले भी एक बार अपोलो टायर पे एज अ स्पेशल पिक 320 रुपए के अराउंड खरीदारी की राय दी थी। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके का इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बेस्ट तो ये है कि अपनी क्षमता अनुसार इसको डिलीवरी में लेके होल्ड करें। 70-80 रुपीज का अप मूव अगले महीने 1.5 महीने में देखने को मिलेगा। तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है खरीदारी का अपोलो टायर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है और आप देख रहे हैं लगातार अपोलो टायर्स बाकी सारे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, धीमी गति से ऊपर जा रहा है और अब इसमें ट्रैक्शन मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें एक तेज रफ्तार बढ़त आते हुए दिखेगी। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 319 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 336 रुपए का, दूसरा टारगेट 342 रुपए का। तो 336, 342 के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स में खरीदारी कराए है। और ये स्तर अनिल जी कैश मार्केट के। ओके, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स आज दे रहे हैं। फ्यूचर्स के हटा दें, सब कैश के ले लें इस बार अभी लेवल, क्योंकि आखिर के मिनटों में सब जो लेवल सारे यहाँ तो करंट महीने के फ्यूचर्स और कैश लगभग दोनों सेम ही भाव चल रहे होंगे। तो जरा एक बार देख लें क्या है लेवल्स आपके लिए अपोलो टायर के आ जाएंगे। ओके, आइए बिगुल मुदित जी के लिए मुनाफे वाले मुदित। बताएं सर। दीप, इस स्टॉक में मैं इतना श्योर हूं कि हो सकता है आज के सेशन में टारगेट्स लगते हुए नजर आए। यहाँ से 2-2.5% तक के अपसाइड मूव देखने को मिले और गजब की शॉर्ट कवरिंग चार्ट्स पर होती हुई नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट को यहीं पर खरीदना है। 217 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करेंगे। पहला टारगेट 222 का होगा, दूसरा टारगेट 225 का रहेगा
स्टॉप लॉस रहेगा 214 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, सबसे अच्छी चीज स्टॉक में करेक्शन हुआ, लास्ट 5 सेशन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। जिस तरह के डेरिवेटिव डाटा है, गजब की शॉर्ट कवरिंग चार्ट्स पर हो रही है। हमें लगता है आज के सेशन में 222 और 225 के टारगेट्स नजर आएंगे। इंडिया सीमेंट को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 214 का। ओके, ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स। ये लेवल्स कौन से, कैश फ्यूचर कौन से हैं? अनिल जी सारे कैश के लेवल्स हैं। तो पहला टारगेट 220 का, 2 रुपए ऊपर। अनिल जी 222 पहला टारगेट। हाँ वही 222, मतलब 1.5 रुपए ऊपर। अनिल जी बोलते बोलते स्टॉक में मूवमेंट आया, लेकिन 225 के टारगेट्स के लिए भी यहाँ पर पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके, तो 222 वाला टारगेट हटा दे, 225 वाला रखे, 214 का स्टॉप लॉस। वैसे आई लेटर के लिए अच्छा दिन साबित हो रहा है अनिल जी। इंडिया सीमेंट मूव कर रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग ये मूव कर रहा है, बैन में है हालांकि। इंडिया मार्ट मूव कर रहा है, ये तो भूल ही गए थे हम स्टॉक के बारे में। सिमी जी के भी नाम में पीछे आई आता है, आई आता है। बिल्कुल बचवा दीजिए उनके लिए। बिल्कुल सिमी जी के लिए। जी सिमी जी बताइए। जी अनिल जी, मेरे नाम के तो पीछे आई है, आपका नाम के शुरू में ए है। मैं अभी जो कॉल देने जा रही हूँ वो ए से शुरू होता है। ओके, तो परमिशन मिलता है तो मैं मेरा कॉल दे दूं? जी जी, अरे बिल्कुल इसलिए बजवाया है। अनिल जी, स्टॉक का नाम है एजिस केमिकल। ये एक्चुअली केमिकल लिखा हुआ है, टिकर एनएससी का ये लॉजिस्टिक शेयर है। एजिस लॉजिस्टिक एक्चुअली स्टॉक है। स्टॉक में एक एकदम बड़े चार्ट में एक सॉसर फॉर्मेशन है, उसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म चार्ट में है, जिसका ब्रेकआउट आज आ रहा है। तो इसका जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा 385, ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 385 के बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 400 और उसके बाद 425, 420 भी कह सकती थी पर आप टोकेंगे इसलिए मैंने 425 कह दिया। तो पहला टारगेट 385, दूसरा 400, तीसरा 425। 3 टारगेट्स के लिए एजिस केमिकल में खरीदारी करके चलने का सलाह, एजिस लॉजिस्टिक्स में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा और स्टॉप लॉस लगाएंगे 340 के नीचे। ओके, तो एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पे करनी है आपको खरीदारी। आई लेटर नहीं बट ए लेटर का काउंटर है जो आपको बढ़िया मूव दिखा सकता है। इस है एग्रो केमिकल और ये सेक्टर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए क्योंकि एग्रो केमिकल एक्सपोर्ट्स करने वाली कंपनियों के लिए ये साल अच्छा रहा है और आने वाला वक्त भी बढ़िया रह सकता है, ऐसी ही बाजार की उम्मीद है। जरा समझते हैं क्या हुआ इस साल, क्यों आने वाला साल भी अच्छा रहेगा और फिर जैन साहब से फिर इस पर राय लेंगे। पर आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। दीपांशु, पूरा एग्रोकेमिकल सेक्टर अगर आप देखें तो इनकी करीब 53% कंसो लेवल पर आपको बता रहा हूँ इनकी जो आय आती है वो एक्सपोर्ट से आती है। इस बार इनको फायदा इस चीज़ से देखने को मिला, जिस प्रकार से अगर आप देखें तो लगातार डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, इसका सीधा फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है कितने तौर पर हेज कर रखा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन एक्सचेंज जो गेन्स हैं इस बार कैसे प्रकार से रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन जो मांग है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। अब आप केमिकल कंपनीज में चैनल चेक करके देखें, प्राइजेस करके देखें तो मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर क्वार्टर जो कीमतें हैं इनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 क्वार्टर से पूरे एग्रोकेमिकल स्पेस में एक समस्या ये थी कि बिक्री तो बढ़ रही है लेकिन क्योंकि इनका इनपुट कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मार्जिन एक्सपांशन नहीं हो पा रहा था। इस बार माना जा रहा है कि फॉरेक्स गेन के साथ हो सकता है कि इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसमें भी थोड़ी सी नरमी आए, तो आपको यहाँ पर मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। तो जिसके चलते कुछ कंपनीज आपको ब्रॉडली आइडेंटिफाई करके रखनी है, वो कंपनी जिनकी सबसे ज़्यादा आय जो है एक्सपोर्ट के माध्यम से आती है। तो पहली कंपनी में जो आपके सामने रखता हूं वो है शारदा क्रॉपकेम। आज इस स्टॉक में जबरदस्त रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है और स्वाभाविक भी है क्योंकि इनकी पूरी 100% आय अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स के माध्यम से आती है, तो इस कंपनी को बड़ा फायदा होगा। पूरी दुनिया में एग्रोकेमिकल का जो दिग्गज है यूपीएल, इसकी भी अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से करीब 83% आय आती है, 17% जो है डोमेस्टिक है। और ग्लोबल में भी अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक ये डाइवर्सिफाइड है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, अगर अन्य जो देश हैं वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया जो है कंपनी की आती है। रैलिस इंडिया पर भी फोकस करके चल सकते हैं, 28% आय इनके एक्सपोर्ट से आती है। पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, 73% के आसपास का है। कम फायदा जो है सिर्फ बेयर क्रॉप साइंसेस को होगा क्योंकि 94% आय इनकी डोमेस्टिकली सोर्स है, इंडिया से ही है, लेकिन ग्लोबल से सिर्फ 6% का कंट्रीब्यूशन है, तो इस कंपनी को कम फायदा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा 2 कंपनीज हैं, शारदा क्रॉपकेम और यूपीएल, आप अपने रडार पर रख सकते हैं। तो ये है आपके लिए कुछ एग्रो केमिकल कंपनीज जहां पर आपको रखनी है नजर, और कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जिनके पूरे रेवेन्यू ही एक्सपोर्ट से आता है। जैन साहब,
इनमें से कोई काउंटर जो आपके रेडार पर रहेगा? वैसे भी बजट टाइम से पहले हम एक्शन देखते हैं, बट एक्सपोर्ट्स के लिहाज से भी यहाँ पर फायदे बनते हुए दिख रहे हैं, जैसा आशीष बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये सारे स्टॉक्स एक के बाद एक दिए हुए हैं। रैलिस भी दिया हुआ है, शारदा क्रॉपकेम भी 2 या 3 बार दिया हुआ है, जहां तक मुझे याद है जैन साहब के जेम्स में। और आज का तो सबसे बड़ा परफॉर्मर, और देखिए डॉलर का बेनिफिट तो सर्टेनली मिला है। और आज जो सुबह मैंने स्टॉक दिया था बेस्ट एग्रोलाइफ, और वहां पे गजब के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीमेंट देखा था मैंने। पिछले क्वार्टर अगर पिछले साल सितंबर में 11-12% था, तो इस बार 25%। तो यानी कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट नीचे आने से भी इनको फायदा हुआ है, और डॉलर का भी बेनिफिट मिल रहा है। और शारदा क्रॉपकेम बहुत बड़ा बेनिफिशियरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपीएल अगेन मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। पीआई इंडस्ट्रीज मुझे याद है मैं लास्ट टाइम बजट में रेकमेंड किया, और अनिल जी मेरे साथ हम लोग जब 2012 में पुरानी पारी में बात करें तो उससे मतलब बहुत ही निचले लेवल्स पे स्टॉक रेकमेंड किया, और वहां से आज करीब 10 गुना से ज्यादा हो गया। तो आई फील कि ये सेक्टर वैसे ही मेरा फेवरेट सेक्टर। अगर आप कोई भी इंटरव्यू होता है और कहीं भी मुझे अगर बात करनी हो तो ट्विटर स्पेस या सब पे मैंने एग्री इनपुट्स के बारे में बहुत बात की, और अपने चैनल पे तो किया ही है। मुझे लगता है कि एग्री इनपुट्स पे बिल्कुल बुलिश रहना चाहिए, बजट का समय है। और बाकी अगर फर्टिलाइजर्स को भी देखें तो वो सारे भी गजब का परफॉर्म करे। कल तो गजब का जीएसएफसी या आरसीएफ ये सारे स्टॉक्स काम किए हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल बने रहे। भारत रसायन अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स, तो वहां पे ध्यान दे। सो सुमितोमो केमिकल्स भी है, बट अगेन उनका एक्सपोर्ट कंपोनेंट मुझे ध्यान नहीं है। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश, एंड अभी भी कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जहां पे भी गिरावट आए लेने की कोशिश करें, जो लोग लिए हुए बने रहे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ एग्रो केमिकल काउंटर्स जहां पर आपको करना है फोकस, बट फोकस है बाजार पर फ्रंट एंड सेंटर। 43,100 का लेवल अनिल जी निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 43,000 क्रॉस किया था, अब 43,100 निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया है। निफ्टी भी 18,150 के ऊपर, 150 से 175 अपना टारगेट था ही, और यहाँ पर 43,100 का था। अब नेक्स्ट टारगेट बता दूं दीप, 43,150, 43,225, ये दो टारगेट अब निफ्टी के लिए आगे के बनते हैं। 43,150, 43,225, 43,300 जो बनते हैं ये टारगेट है। और बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए 18,175, 18,200, और उसके बाद 18,250 होता है। तो मैं आपको लेवल ऊपर के दे दूं ताकि आपको ध्यान रहे नेक्स्ट टारगेट क्या बनेंगे। 18,175, 200, 250 निफ्टी, 43,150, 43,225, 43,300 ये टारगेट हैं। और आज अगर 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, जो कि अब तो पूरे चांस बन रहे हैं, तो कहना ही क्या, जबरदस्त काम हो सकता है। जबरदस्त काम हो सकता है, क्योंकि आप 18 सेशन 43,000 के ऊपर बंद होने के बाद फिसले थे। 41,500 के आसपास तक का आपने बॉटम बनाया, वापस से आप 2 हफ्ता बिताकर, 2 हफ्ते से थोड़ा सा कम बिताकर वापस आप ऊपर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक रिबाउंड होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशन आप 43,000 के नीचे बंद होने के बाद आज वापस अब आप रिकवरी देख रहे हैं 43,000 के ऊपर की। ये अच्छा संकेत बनेगा आपका। और निफ्टी तो खैर अभी 18,200 से दूर है दीप, लेकिन फिर भी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आज मिल रही है। एग्जैक्टली सर। और इस बात की पूरी संभावना है कि गिरते पड़ते अमेरिकी बाजार पे आज थोड़ा एक्शन बेहतर दिखाए, तो तेजी के रुझान के साथ ही रहना चाहिए। जो 2 बजे भी हम बात कर रहे हैं, ढाई भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहा हूँ सर। नीचे ही रहे फ्यूचर्स तो अच्छा है ऊपर रहते तो ऑपोजिट एक्शन हो जाता है। डे हाई के आसपास आज हमारे मार्केट बंद होने चाहिए। अरे वाह, ऑलरेडी डेज हाई पर हैं, यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं बाजार। ये आपके लिए भरोसा बन रहा है, और बढ़िया रिकवरी आपको इस समय स्क्रीन पर जो रिकवरी आ रही है वो शानदार होती हुई दिख रही है। भारतीय एयरटेल भी मोमेंटम में आ गया। ये आज सुबह गिरावट दिखा रहा था, अब देखिए अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। आइशर में रिबाउंड हो रहा है, यहाँ पर अच्छी मूव आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प मूव कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी मूव कर रहा है, बट भारतीय एयरटेल एक बार इसकी मूव पर जरा सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, भारतीय एयरटेल बढ़िया रिवर्सल आते हुए दिख रहा है सर इस समय स्क्रीन पर, जरा राय दें इस पर। दीपांशु, अच्छा रिवर्सल आ रहा है भारतीय एयरटेल के अंदर। स्टॉक के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है और आज लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड है। तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अब कल और नेक्स्ट वीक तक एक अच्छा मूव दिखाएगा। 830 रुपए से लेके 850 रुपए तक का मूव जल्दी भारतीय एयरटेल में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने भी आज पोजीशंस बनाया है, होल्ड करें। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे में 802 रुपए का लगाए, और ऊपर में 830 रुपए से लेके 850 रुपए तक का मूव भारतीय एयरटेल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो बने रहे, एक अच्छा मूव बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल। आइए कैश का ऑप्शन एक दे रहे हैं सुमित जी, और उसके बाद चार्ट कॉर्नर के लिए भी चलेंगे राकेश जी कुणाल जी के पास। कैश का ऑप्शन पहले। बताएं सर। ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। अभी दोपहर का टाइम है, तो वैसे तो भेल खाने का टाइम है, लेकिन मार्केट में क्लोजिंग टाइम है, तो मैंने सोचा भेल ले लेते हैं। भेल का अभी 78 का भाव चल रहा है।
तो इसके अंदर 80 रुपए वाला कॉल भेल का खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जो कि अभी 2 रुपए 80 पैसे 2 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। भेल का 80 वाला कॉल 2 रुपए 80 2 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। भेल के अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। भेल में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसके अंदर 80 का लेवल निकलते ही 84 रुपए तक के लेवल भेल में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना है। भेल का 80 वाला कॉल यहाँ पे खरीदारी करे, 1 रुपए 80 पैसा या 2 रुपया नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, 1 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट भेल के 80 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करे भेल का 80 का कॉल। भेल में 80 रुपए वाला कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज का खरीदना है, 2 रुपए 80 पैसे के आसपास, 1 रुपए 80 पैसे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट बनेंगे आपके 4 से 5 रुपए के। ये राय सुमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। और कुणाल जी और राकेश जी अति उत्साहित होकर कल का काम आज ही करने के मूड में नजर आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक बिगुल उनके लिए बजाया जाए, और वो बिगुल होगा पिक ऑफ द डे का। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने कल भी शेयर करा था, यहाँ से कम 15-17 रुपए नीचे स्टॉक है टीवीएस मोटर। एंटायर ऑटो स्पेस का अनिल जी कई ज्ञानी बातें करते हैं ना अल्फा बीटा गामा की, तो ये ऑटो का अल्फा है, गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा, आज भी वीक नहीं हुआ, और ऑटो के अंदर सबसे पहले नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट दिया है 1125 1135 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। तो टीवीएस मोटर पे एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे, और कल हमने बताया था कि इस चार्ट पर आरएसआई डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, और उसका ब्रेकआउट आया। आज इसमें वापस से तेजी बनती दिख रही है, और एक और अड़चन को स्टॉक ने पार कर लिया। हमारा कन्विक्शन बड़ा है, टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करके चलें। 1080 पर अब एक संशोधित स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1120 रुपए का, दूसरा टारगेट 1145 रुपए का, 1145 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी कराए। और सारे लेवल्स अनिल जी कैश के लेवल से सारे के सारे, और 1120 1145 के रखे टारगेट। ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की राय। गजब का मूव इस स्टॉक में भी आया, और पूरे ऑटो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। लगातार नजरें कुणाल जी राकेश जी की बनी है रिकमेंडेशन लिस्ट में। आज सेठी साहब ने भी सुबह इस स्टॉक को रिकमेंड किया था अपने पिक ऑफ द डे में। तो कुणाल जी और राकेश जी, आपको याद नहीं है, लेकिन मैंने आपकी तरफ से उनको धन्यवाद पहुंचा दिया है, आप मुझे पहुंचा दें। आइए मुदित जी के लिए बिगुल, मुनाफे वाला मुदित। जी मुदित जी बताएं सर। अनिल जी बहुत बढ़िया स्टॉक है, और मेरी कमेंट्री के बाद सर एक लाइन आपसे भी चाहूंगा। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है आपका भी पसंदीदा है, और हमारे पैनल में सभी स्टॉक को पसंद आता है ये स्टॉक। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। अनिल जी 4 से 5% तक के अपसाइड मूव मुझे लगता है कल के सेशन में नजर आएंगे। तो बीटीएसटी करके जाएंगे, सीएमपी पे खरीदेंगे। हमें लगता है 155 तक के अपसाइड मूव कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 146 का। इसके साथ साथ आप कॉल ऑप्शन के जरिए भी पोजीशन बनाएंगे। एट द मनी कॉल ऑप्शन 150 वाला कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे, जो 5 रुपए पर ट्रेड होता हुआ। इसका पहला टारगेट 8 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 9 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस आएगा 3 रुपए 50 पैसे का। स्टॉक में हेल्दी करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन और वो ब्रेकआउट देखने को मिला है। सर कल के सेशन में 155 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। पूछो अब, आप बोल रहे थे ना एक लाइन चाहिए मुझसे। अनिल जी आपका भी इस पे टेक चाहता हूँ। हाँ, जो आपने जो शेयर का है, आई मीन शेयर खरीदने को कहा है, उस पे इरशाद। वाह वाह, मतलब बहुत ही बढ़िया, यही कह सकते हैं। हाँ, एबी कैपिटल हम इस बार हमारे दिवाली के पिक्स लगभग सारे बढ़िया कमाल करते हुए दिखे। एबी कैपिटल 112 115 के आसपास था। मैं अभी बताता हूँ। दूसरा ओरिएंट पेपर, जिसका सुबह जिक्र चल रहा था, ओरिएंट पेपर भी लगभग 25% ऊपर है दिवाली से लेकर अब तक। एक और डेल्टा 235-40 तक गया था, अब थोड़ा नीचे आया वापस, लेकिन वो भी अच्छा ही है। और आईआरबी इंफ्रा एक और जो था वो शायद 215 के आसपास था, अब 290 के आसपास है। सो 224 आईआरबी 237 में रेकमेंड किया, 237 में, ओके हाँ, दिवाली पे शायद 237। सो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोदी जी की तरफ से भी एबी कैपिटल हमारा इस साल का आईटीसी है।
स्लो एंड स्टडी, कब धीरे धीरे बढ़ेगा पता नहीं चलेगा, बाद में लोग देखेंगे अरे यही तो वो शेयर था जिससे हम बड़ी नफरत करते थे। भाई बाय द वे, नफरत करने और प्यार करने से एक चीज याद आई जी, आप कहें तो मैं पेश करूं प्लीज। कल सुबह 11 बजे आपके लिए एक विशेष आयोजन होगा जी, और उसमें होगा एक अवार्ड फंक्शन। वो अवार्ड फंक्शन आप जरूर ज्वाइन करें, मिस ना करें। जी स्टॉक अवार्ड्स, हर साल की तरह इस साल का भी जी स्टॉक अवार्ड्स कल सुबह 11 बजे दिया जाएगा। तो वो सारे स्टॉक जिन्होंने कुछ न कुछ कमाल किया है, आज मालूम पहले है ना, एक अवार्ड मिलता था ऐसा सारे अवार्ड फंक्शन में, विलेन ऑफ द ईयर। तो बाद में इनको लगा विलेन ऑफ द ईयर अवार्ड लेने में लोगों को बड़ी हिचकिचाहट था, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल वैसा कर दिया। ओहो, तो उसमें भी तो हम भी इसी तरह के सारे कुछ न कुछ अवार्ड लाएंगे। कौन वेल्थ क्रिएटर है, कौन वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, कौन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, किसे लोगों ने पसंद किया, किसे नापसंद किया, बहुत सारी चीजें, अलग अलग कैटेगरीज हैं। न्यू कमर भी होंगे, पुराने भी होंगे, दिग्गज भी होंगे, छोटे भी होंगे। तो सुबह 11 बजे ये विशेष शो, बड़ा आनंद आपको आएगा हमारी पूरी टीम के साथ, मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल, कल सुबह का शो एब्सोल्युटली। चलिए, तो इंतजार रहेगा कल सुबह 11 बजे जी स्टॉक अवार्ड्स। हर साल की तरह इस साल भी कुछ बेहतरीन कैटेगरीज आपके फोकस लिस्ट में होंगे हमारी तरफ से। बट बेहतरीन एक्शन ऑटो में आ रहा है। टीवीएस मोटर्स की अभी बात हुई, आइशर मोटर्स पर भी रखिए नज़र, बड़ी खरीदारी इस पर आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, मूव वहाँ पर आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन, ये एक और काउंटर है जो आपको एक मूव लेकर आ रहा है। इनफैक्ट वर्टिकल स्पाइक, टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट जरा लेकर आइए, वर्टिकल स्पाइक आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। जैन साहब, टाटा कम्युनिकेशन एक और काउंटर जहाँ पर बाजार का काफ़ी एक्साइटमेंट है। इस साल अच्छी परफॉर्मेंस रही, थोड़ा डिप हुआ, अब वापस रेडार पर आ रहा है ओकेजनली। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्पेशल 25 वाला स्टॉक है तो चलना तो है ही, अच्छा तो करना ही है। और अनिल जी ने जबरदस्त रिसर्च करके जो भी स्टॉक्स उसमें दिए सारे के सारे बढ़िया चल रहे हैं। और ये स्टॉक भी मुझे याद है ओएफएस के बाद खूब पिटाई हुई थी और उसके बाद से नॉन स्टॉप चल रहा है। और सर्टेनली देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीकॉम स्टॉक्स में वैसे भी अगर अच्छा स्टॉक कोई लगता है तो मुझे भारतीय एयरटेल है या रिलायंस का पार्ट बोल लीजिए, टाटा कम्युनिकेशन, यस। और ये लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव है और आई थिंक मुझे याद है राकेश जी, कुणाल जी ने भी बहुत एग्रेसिवली इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है। तो इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है और बिल्कुल फंडामेंटल्स भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और ऊपर के जो टारगेट्स है, देखिए ऊपर 1592 के लेवल्स दिखाए हुए हैं, तो मुझे लगता है 1400-1500 तक के टारगेट के लिए तो आराम से लिया जा सकता है। और नीचे आए तो घबराना नहीं है, एक्यूमुलेट करना। नीचे आए तो घबराना नहीं है, खरीदारी करनी है। ये है राय आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस पर। एक और काउंटर जहां पर मूव आ रही है 18200। हाँ, 18200 आ गया, निफ्टी 18200 बहुत ही बढ़िया मूव दीप। और 18200 के दर्शन कर लीजिए। 43265, 43300 भी आ गया बैंक निफ्टी। माय गॉड, इतना तेजी से भागेगा ये तो लग रहा था, लेकिन आजकल वही हो रहा है, सरप्राइज बहुत आते हैं, दोनों ही तरफ सरप्राइज आते हैं आपको। जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा गिर जाता है, जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कमाल का मूव आया है। बहुत ही बड़ा जबरदस्त मूव आपको आती हुई दिख रही है, इस पर रखनी है आपको नज़र। इनफैक्ट कंपोनेंट्स का एक्सपोजर देखिए अनिल जी, मेटल्स, बैंक्स ये समय रिकवरी रीड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक इवन यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन आपको आते हुए दिखा है। और मेटल्स, टाटा स्टील सबसे आगे, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अच्छी मूव आपको आती हुई दिखी। तो 18200 मेटल्स और बैंक्स का सबसे ज़्यादा योगदान है। और उसके बाद ऑटो काउंटर्स, आइशर मोटर्स लीड कर रहा है, वहाँ पर भी हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छी खरीदारी आ रही है। प्राय एक मिड कैप काउंटर जहाँ पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और वो है आपके लिए इंडिया मार्ट। पहले भी हमने हाईलाइट करा था, थोड़ा हमने कोशिश करी निकालने के लिए क्या कुछ चल रहा है। बाजार का कन्विक्शन एक्चुअली इंडिया मार्ट पर आया, ये साल उतना खास रहा नहीं कंपनी के लिए, पिटाई हुई थी इसकी ज़्यादा, बट अब थोड़ा कन्विक्शन बाजार का बन रहा है। क्या है वजह, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए दीप, यहाँ पर YTD अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन 35% की गिरावट इस काउंटर ने दिखाई है। तो अपना जो ऊपरी स्तर इन्होंने बनाया था उसमें सिग्निफिकेंट करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। बट डेफिनेटली ये वैल्यूएशन काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस को अब अट्रैक्टिव लग रही है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तो रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पर खरीदारी की राय वो बरकरार रखते हुए यहाँ पर 6,000 रुपये के टारगेट्स अब रिवाइज करके देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे की जो वजहें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला तो जिस तरह की वैल्यूएशन है वो तो डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिव है। साथ ही मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है खासकर B2B ई कॉमर्स स्पेस में, वो कंपनी के लिए काफी बेहतरीन रह सकता है। इनफैक्ट FY25 तक इनका जो प्रोप्राइटरी मॉडल है उससे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि लगभग
55% तक की सालाना ग्रोथ इस कारोबार में रह सकती है। इनफैक्ट जो वैल्यूएशन है इस कारोबार के लिए $6.8 बिलियन पर अभी है, वो बढ़कर $16.5 बिलियन अगर ये इस दर से बढ़ती हुई नजर आई तो यहाँ पर भी पहुँचता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट इंडिया के लगभग 38% MSME जो है अभी इंटरनेट पे कारोबार कर रहे हैं, जबकि चाइना में ये आंकड़ा 90% का है। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इस वजह से इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पर काफ़ी हैंडी आ सकता है। इनफैक्ट 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 6,902 रुपये का इन्होंने बनाया था। अभी आप देख लीजिए तो मौजूदा भाव करीबन काफ़ी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। तो आगे चलकर एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर इसका एक बॉटम इन ब्रोकरेज हाउस की वजह तरफ से ये कह रहे हैं कि ये बन गया है, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल है ग्रोथ का वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से 6,000 रुपीज़ के टारगेट दे रहे हैं। 6,000 के टारगेट, 6,000 के टारगेट दे रहे हैं। जैन साहब, इंडिया मार्ट 6,000 का टारगेट सर, स्टॉक स्प्लिट के बाद या पहले? जी जी बताएं जैन साहब। मुझे नहीं आता वेरी फ्रेंकली। मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है, देखिए ठीक है इंडिया मार्ट ने अच्छा परफॉर्म किया सब कुछ और ऊपर के लेवल से मैंने इनफैक्ट पहले भी स्टॉक में बेचने की राय दी थी। मुझे समाव कुछ कंपनी में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर भी थोड़ा वो लग रहा था कि लोग फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में भी है कि फ्रेंचाइज दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे रोबस्ट कम लगता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल देखें या मार्केटिंग मॉडल देखें तो एक चीज तो ये, दूसरी वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा मुझे सस्ते नहीं लग रहे 50 के पी मल्टीपल पे और बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ। ठीक है ये नंबर सारे अच्छे हैं जो भी अभी गुप्ता जी ने बताया, वो नंबर्स सारे अच्छे हैं, बट इसमें जो अनलिस्टेड पीयर्स हैं इनके या फिर जो और जो फंडेड हो सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ज्यादा वल्नरेबल है फंडिंग को लेकर। किसी भी अच्छे खासे बिजनेस चलते हुए बिजनेस को एक कोई दूसरी कंपनी और फंडिंग के साथ डिसरप्ट या डिस्टर्ब कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं रहूंगा। जस्ट डायल है या इंडिया मार्ट है, इन लोगों को वैल्यूएशंस मुझे लग रहा है कि ज्यादा मिल रही है और जो बिजनेस मॉडल है कोई उतना ज्यादा ऐसा नहीं कि वो रिप्लेसेबल नहीं है। जस्ट दैट कि इनका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा बन गया, ये बात माननी पड़ेगी, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। बस ये जरूर है कि ये लेवल ऐसा है, करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है, ऑलमोस्ट 4,200 के आसपास सपोर्ट लेता है। 6,000 ऊपर के लेवल्स दिखाए, तो इसलिए ब्रोकरेजेस ने दिए होंगे लेवल्स, तो एक बाउंस जरूर लेगा मार्केट के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट समहाउ आई एम नॉट वेरी बुलिश। मैं तो यही राय दूंगा कि एग्जिट ऑन बाउंस एंड दूसरे कोई उसमें बैठने की कोशिश करें। नहीं है, बट बाजार में कुछ ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन जरूर इस पर आ रहा है और स्टॉक भी जैन साहब को ये वेल रिसर्च स्टॉक्स जमते ही नहीं ज्यादा। और जो भी ऊंचे ऊंचे दाम वाले नए जमाने के स्टॉक, जैन साहब बोले अपने पुराने जमाने वाले ठीक है। क्यों जैन साहब? आपने सही पकड़ा अनिल जी। जितना आप तो मैं भी अपने आप को नहीं सकता। आपने बहुत सही बोला। इनफैक्ट वेल रिसर्च स्टॉक ये ज्यादा जो सुर्खियों में रहते हैं ये सब थोड़े कम अच्छे लगते हैं। बाकी हमारे तो जैसे कि आरसीएफ है या जीएसएफसी है, बढ़िया लेवल्स पे है, सस्ते मिल रहे। और अभी तो इतना बढ़िया भूचाल आया लास्ट वीक 3 दिन, और उसके बाद तो सारे स्टॉक्स में तो जैन साहब के जैन से मुझे चॉइस ऑफ मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रही है अनिल जी। इतने सारे स्टॉक्स बढ़िया बढ़िया प्राइस पे वापस से अवेलेबल हो गए। शुरू करवा दें आपका? आप बोलो। हाँ दिन में 3 बार मतलब दिन में 2 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कल एक मैं न्यू ईयर पिक भी दूंगा दोपहर में सर। नया साल तो मंडे नया साल तो मंडे से है, लास्ट डे ऑफ द ईयर है। नहीं बिल्कुल मोस्ट वेलकम जैन साहब। बिल्कुल कल आपके नए साल की पिक का भी इंतजार रहेगा और साथ ही जैन साहब के जेम्स का भी। जी बिल्कुल, तो अच्छी पिक्स आएंगी जैन साहब की तरफ से, बट फिलहाल बाजार पर इंडिया बुल्स हाउसिंग इस पर एक राय तो लेनी पड़ेगी। हालांकि स्टॉक बैन में है, बट कल बैन से बाहर आ जाएगा, ये गारंटी है आपके सामने। और एक्सपायरी एडजस्टमेंट ही हो रहा है, बट 6% का उछाल इंडिया बुल्स पर हो रहा है। बंसल जी, वापस रेडार पर आ रहा है इंडिया बुल्स। आज तो ऑफकोर्स एक्सपायरी रिलेटेड मूवमेंट है, बट क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, जिस तरह से मूव आ रही है इंडिया बुल्स में? बिल्कुल दीपांशु, भरोसा करना चाहिए। मैंने और कुणाल जी ने तो यहाँ पर 200 प्लस के टारगेट्स भी दिए हुए हैं बाय जैन एंड फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हम स्टॉप लॉस देते हैं। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, और जब ट्रिगर हुआ था तब भी दीपांशु बोला था कि जिसकी पॉकेट्स डीप हैं, जो होल्ड कर सकता है होल्ड करे। और दीपांशु आज तो इस स्टॉक के अंदर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अब आलम यह है दीपांशु कि इसके ब्रेकआउट पर भी कोई इसको रिकमेंड नहीं करता है। सिर्फ मैंने और कुणाल जी ने साहस करा है इसको रिकमेंड करने का, और ये 200 रुपए पार करेगा इन दी मंथ ऑफ जनवरी। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट,
और जो खतरों से खेलना जानते हैं, रिस्क ले सकते हैं बिना सोशल मीडिया पे आए, तो उनके लिए उनको खरीदारी की राय है। अच्छा, तो आपने ये कहा कि अब आलम ये है कि कोई इसे रिकमेंड नहीं करता, यही कहा ना आपने बंसल जी? जी अनिल जी। ओके, तो मासूम सा सवाल आया है दीप की तरफ से। ये बोले कि आलम कौन है? दीप पूछे। मैंने बोला मैं नहीं जानता भाई, बंसल जी जानते होंगे। बंसल जी बताइए ये आलम कौन है? देखिए अनिल जी, मेरे पास तो एक वो है अमृत कुंड अनिल जी, रामबान है। हाँ। ओवर टू कुणाल जी। कुणाल जी, ये आप कुणाल जी और राकेश जी के साथ तीसरा आलम कौन है? अनिल जी आलम, देखिए अनिल जी आलम, अनिल जी थैंक गॉड अनिल जी बंसल जी ने अमाल नहीं बोला, आलम बोला अनिल जी। आलम मतलब ऐसा मौसम है अनिल जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो आगे। अच्छा, आलम का मतलब मौसम। अनिल जी ऐसा मौसम है, ऐसा माहौल बना हुआ है, माहौल माहौल अनिल जी। वो मैं तो समझ गया आपको दीप को समझाना है। वो कहते हैं ऐसा क्या आलम है, क्या माहौल है, क्या मौसम है ऐसा। अच्छा वैसा है। मोदी जी भी आलम में अपना कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी मोदी जी। नहीं अनिल जी, मुझे लगता नहीं है इसका मतलब मौसम होगा। आलम का मतलब हाल होता है शायद। हाँ, हाल, मौसम, माहौल, हाँ थोड़ा मतलब मिलता जुलता, टाइप्स डिपेंड कि आप किस सेंटेंस में घुसा रहे उस पे। हाँ वैसा है। तो अगर अच्छा, अब बंसल जी को भी मतलब समझ में आ गया। अब बंसल जी सबका समअप करेंगे। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मैं दीप को उत्तर दे रहा हूँ, दीप समझ जाएंगे। देखिए दीप ने आज ऑन एयर बोला कि उनको आलम का मतलब नहीं पता। तो अनिल जी, ऐसे ही लड़कों की, ऐसे ही बैचलर्स की अनिल जी डिमांड है आजकल, जिनको हिंदी नहीं आती हो। तो दीप ने आज अपने बैचलर रूट में अनिल जी 5 सितारे अनिल जी और ऐड कर लिए अनिल जी। ये तो उर्दू शब्द है दीप को अनिल जी। ये तो उर्दू शब्द है, आलम हिंदी वाला नहीं है। आलम उर्दू पे फिर से रिसर्च करके आए। हिंदी की रिसर्च आपकी बराबर है बंसल जी, उर्दू वाली रिसर्च करिएगा। आइए बढ़ते आगे, और मेरे ख्याल से सुमित जी के लिए भी जरूरत है। तो आइए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम आ रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया उसका भाव चल रहा है 1260 रुपए, 1261 रुपए। स्टॉक का नाम है M&M। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 4 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। स्टॉक के अंदर एक अच्छे रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। 1290 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 1300 रुपए का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। M&M में जिन्होंने पोजिशन बनाई है होल्ड करें। एक करेक्शन के बाद जस्ट अभी मूव का शुरुआत हुआ है। 1230, 1235 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 1230 का स्टॉप लॉस लगा के M&M में खरीदारी करें। 1290 रुपए से लेके 1300 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए M&M पर सुमित जी की राय। ऑटोज जबरदस्त बाउंस बैक आपको एंड ऑफ ट्रेड आते हुए दिखा। इसमें आइए फाइनल स्ट्रैटेजी भी ले ली जाए अनिल जी की तरफ से। लगातार तीसरे दिन अनिल जी डाउ फ्यूचर्स डिसीव कर रहा है, डेज हाई पर है 55 पॉइंट, 66 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। पिटाई भी नैस्डैक की काफ़ी हुई है 2 दिनों में, बट इस समय बाउंस बैक के आसार दिखा रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स। यूरोप के बाजार भी नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। कच्चा तेल 2% नीचे सर, रुपया 6 पैसे मजबूत है। ग्लोबल सेटअप अच्छा है, हमारे बाजार डेज हाई पर है 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा है सर। किसने सोचा था आज सुबह 500 पॉइंट ऊपर दिखेगा। 300 तक 375 जो आखिरी लेवल था वो भी आ गया है। जो बेस्ट हम सोच सकते थे। बैंक निफ्टी का आजकल यही है, बड़ा सरप्राइज करता है दोनों तरफ के लेवल के हिसाब से। सो पहली चीज़ तो है कि बैंक निफ्टी में मैं आप चाहता हूँ कि आप पहले एक तो बैंक निफ्टी का ये लेवल जो है वो देखें, बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी देखें, और अगर हो सके तो बैंक निफ्टी का जनवरी का फ्यूचर भी दिखाएं। स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी चल रहा है इस वक्त 43,350। इस महीने का फ्यूचर जो है 43,250 यानी कि 100 पॉइंट डिस्काउंट पर है, और अगले महीने का फ्यूचर बैंक निफ्टी का 43,450 यानी कि 100 पॉइंट और प्रीमियम पर। यानी कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन आप अगले महीने में रोल आउट करते तो 200 पॉइंट की प्रीमियम लग रही थी। 200 पॉइंट की प्रीमियम आपको बैंक निफ्टी में देनी पड़ रही है। और अगर स्पॉट में ऊपर हैं और कैश में नीचे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की डिलीवरी बेस्ड खरीदारी आपको बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है, बढ़िया क्लोजिंग दे रहा है।
कल के लिए आपको अपनी तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। सेफ्टी के लिए आज से 43,000 का एक पुट खरीदकर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखें। खरीदने की राय इसलिए नहीं दे रहा हूँ फ्रेश की ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, नेचुरली थोड़ा आखिरी आधे एक घंटे में बढ़ा है, तो जो हमारा अंदाजा था उस हिसाब से बढ़ तो गया, इतनी स्पीड से बढ़ेगा ये पता नहीं था। लेकिन एक चीज़ ये जरूर करना चाहता हूँ दीप, यही वक्त था पिछले गुरुवार का। और जिन जिन लोगों को पिछले गुरुवार को सबको मतलब बहुत ख़राब लग रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पिछले गुरुवार, पिछले शुक्रवार, पिछले बुधवार हम रोज़ आपको यही कह रहे थे 1% मार्केट घटे, 200 पॉइंट पर आप डालिए, 18,000 पे डालिए, 17,800 पर डालिए, 2-3 दिन पैसा लगाइए, 2-3 हफ्तों के लिए लगाइए। अब एग्जैक्टली आप ये चाहें कि एक बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर मैं घुस जाऊं और हाईएस्ट पॉइंट पर निकल जाऊं, अगर इतनी एक्सपर्टाइज तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी थोड़ी बहुत समझ है उस हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जिन लोगों को पिछले हफ्ते बहुत ख़राब लगा, भला बुरा लगा, ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, हमें किसी ने फंसा दिया, हम अटक गए, ये हो गए, उन सब के लिए जो भाव आ रहे हैं आप निकल कर अगली बार आप अपनी मर्जी से करें किसी के कहने पर ना करें कि किसी ने बाय कॉल दे दिया, किसी ने सेल कॉल दे दिया। चार्ट्स पर जो आएगी, डेटा पर जो आएगी वो उस दिन दी जाएगी, राइट। आप ये तो सोचिए ना, कम से कम 18,900 पे आने के बावजूद निफ्टी 17,800 17,900 के बीच में गैप भरने के लिए आया, फाइनली भर के गया ना, आज वापस आपके सामने। सो बेहतर है कि आप अपनी स्टडी भी खुद करें, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है 18,000 का पुट खरीद कर आप अपने आप को हेज रखें, 43,000 का पुट खरीद कर हेज रखें, लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें, यहाँ से भी अपसाइड है नो डाउट। 18,200 18,250 की कंजेशन जोन में हम अटक रहे हैं, पहुँच रहे हैं, अटक नहीं रहे हैं, पहुँचे हैं। हो सकता है कल आपको गैप ही मिले फिर सीधा, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। और 43,000 के ऊपर बंद होने पे तो मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है ही, बता ही दिया मैंने। 18 दिन अगर 43,000 के नीचे बंद हुए और 5 सेशन हम इसके नीचे बंद होने के बाद वापस ऊपर आ रहे हैं, और क्या चाहिए। सो बहुत बढ़िया है, आई थिंक बढ़िया आज मूव आया है, और पूरी उम्मीद ये भी लग रही है अमेरिका में भी अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा। लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखने की बात है, लॉन्ग पोजीशन बरकरार 100% बिना डाउट के। ऑलराइट, तो जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए था वो आ रहा है अनिल जी की तरफ से। लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखिए, बहुत ही बढ़िया रिकवरी आपको एंड ऑफ ट्रेड आई है, 18,200 पर आ गया, और ये अनिल जी कह रहे थे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रही है, बाजार की इंपॉर्टेंट रेंज रही है, जिसके ऊपर अब आपको एक्सपायरी के समय आते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी एक बढ़िया रिबाउंड आपको आते हुए दिखा है। मुद्दे जी, बैंक ऑफ बड़ौदा देखें सर, अच्छी मूव आ रही है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल तेजी और एक्सटेंड होगी। यहाँ से पहला टारगेट बनेगा 192 का, दूसरा टारगेट 195 का होगा। पोजीशन है, होल्ड कीजिए, यहाँ पर बाय करके भी चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 183 का। दीप, हमने अभी शो के दौरान हमने बात करी थी एसबीआई पर, बोला था 610 का ब्रेकआउट होगा तो सेम सेशन में 616 के टारगेट्स बनेंगे, और देखिए 616 का हाई बनता हुआ नजर आया है। तो सारे पीएसयू बैंक्स में अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सारे स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा अपसाइड आने वाले दिनों में नजर आता है। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यहाँ पर मूव आ रही है। कैनरा बैंक पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। फेडरल बैंक, आरबीएल, इन दोनों पर तो हमने थोड़ी देर पहले बात करी ही थी, यहाँ पर भी आपको एक्शन दिख रहा है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसको भी लिस्ट में जोड़ देते हैं, ये क्यों अकेला रहे, ये भी अच्छी मूव दिखा रहा है। सुमित जी, बाकी दो भी कवर किया आपने प्राइवेट बैंक्स में से, आईडीएफसी फर्स्ट पर भी राय दें सर, 57 का लेवल। दीपांशु, एक अच्छा रिवर्सल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है, तो ये बैंकिंग स्टॉक सब एक एक करके ऊपर का मूव दिखा रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 4 दिनों के हाई पे आ चुका है, और एक करेक्शन के बाद लोअर लेवल से इसके अंदर भी रिबाउंड के सिग्नल मिल रहे हैं। 57 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 55 रुपए का, 55, और यहाँ से ऊपर के मूव में 60 रुपए का तो पहला टारगेट बनेगा। देखिए एक स्टॉक में जंप आया है, 60 रुपए का तो पहला टारगेट बनेगा, और 60 रुपए का निकलने के बाद 64 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 55 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 60 से 64 तक के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर सुमित जी की राय। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इवेंटफुल क्लोजिंग सेशन रहा है बाजार के लिए। एंड ऑफ ट्रेड एक बहुत ही शानदार रिकवरी के साथ अब आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और बैंक लेड रिकवरी आपके लिए रही है। तो एसबीआई अच्छी मूव दिखा रहा था, ये काउंटर, इस पर अब कल के लिए रखेंगे नजर। इंडसइंड बैंक सुबह से एक्टिव था, ऑफ कोर्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस का भी योगदान काफी स्ट्रांग रहा है। तो एंड ऑफ ट्रेड ये सारे काउंटर्स
आपके रेडार पर आए हैं। आइशर मोटर्स टॉप गेनर 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2.5% ऊपर, थोड़ा जो निफ्टी बैंक निफ्टी की रीबैलेंसिंग है उसका भी रोल यहां पर रहा है इन कुछ काउंटर्स की मूव में। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी खरीदारी रही। अदानी पोर्ट्स एंड ऑफ ट्रेड रिकवर करता हुआ, विप्रो, एचसीएल टेक, आईटी पैक से, इन्फोसिस भी एक्टिव था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा में भी आपने खरीदारी देखी है। टाटा मोटर्स आज सुबह से ही कमजोर 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5% नीचे, टाइटन कल 3% दौड़ने के बाद आज 1% फिसला है। अल्ट्राटेक, डिवीज लैब, कोल इंडिया, एलएनटी, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया यहां पर भी गिरावट रही। पावर ग्रिड जो 2-3 दिनों से काफी एक्टिव था, आज इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। वायदा कारोबार की तरफ आए, इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से अब तो बाहर निकल ही जाएगा क्योंकि सीरीज का आज आखिरी दिन। 6.5% के साथ टॉप गेनर रहा बाजार का। मिड कैप फाइनेंशियल्स काफी एक्टिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल, कैनरा, इन सभी में आपने बढ़िया खरीदारी दी है। सिटी यूनियन बैंक में भी अच्छा एक्शन रहा। सीमेंट में बढ़िया रिबाउंड था, इंडिया सीमेंट इस रिबाउंड को लीड कर रहा था, बट जेके सीमेंट में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। एस्कॉर्ट्स और टीवीएस ये दोनों भी काफी एक्टिव थे। एसबीआई लाइफ में आपने खरीदारी देखी। अपोलो टायर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, नैल्को, जीएमआर एयरपोर्ट्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलटीआई, माइंडट्री, साथ ही दालमिया भारत, डॉक्टर लाल, आईडीएफसी लिमिटेड और वेदांता यहां पर भी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम। अमर राजा वायदा कारोबार में आखिरी दिन 4% नीचे, कल से वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं होगा ये। श्री सीमेंट, पेज इंडस्ट्रीज, मुथूट, श्रीराम फाइनेंस, ग्रैन्यूल्स, वोडाफोन, रैमको, पर्जर और साथ ही एबीबी ये काउंटर्स हैं जहां पर लूज गए। फाइन क्लोजिंग आने वाली है जी, बट प्रोविजनली एटलीस्ट 18,200 के ऊपर आप क्लोजिंग देख रहे हैं सर, और 43,300 के लेवल पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है सर। बिल्कुल, जो फाइनल लेवल्स जहां पर पहुंचना था एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग होती दिख रही। बहुत बढ़िया क्लोजिंग है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और कल के लिए इस लिहाज से संकेत, हाँ ये बात सही है कि आज मंथली एक्सपायरी की वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है, बट फिर अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और ऐसे में कल अगर किसी वजह से नीचे ओपनिंग मिले तो आप खरीदने की कोशिश करेंगे, और ऊपर ओपनिंग मिले तो फिर कहने क्या। मेन चीज़ तो बैंक निफ्टी का है। अगर बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर कहीं भी बंद हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो ब्रेकडाउन हुआ था बैंक निफ्टी में वो पहला 43,300 के नीचे हुआ था, फाइनली 43,000 के नीचे जो हमने बात की थी। तो बढ़िया एक अच्छी रिकवरी आज आती दिखी। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन, और हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी जब हम बताते हैं कि शाम का एक्शन किया तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है बात दुनिया की आ रहा है, और उस बात दुनिया की में आपको कुछ न कुछ तो ऐसा देखने सुनने को मिलेगा ही जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा। आइए एक बार जल्दी से आप देख लीजिए आज के शो की झलक। न्यू ईयर पर रोमानिया का अनोखा बियर डांस, इजराइल में हवा में उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार, देखिए समुद्र में तैरते शहर की झलक, ब्रिटेन में प्यार में करोड़पति बने कपल की अनोखी कहानी। चलिए उस शहर जहां बसने पर सरकार देगी करोड़ों रुपए और शानदार घर। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ओहो, आज की तो स्टोरी एक से एक जबरदस्त है। अगर आप नहीं मिस कर, अगर आप ढंग से नहीं देख पाए, मिस कर दिया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस भी चला सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम तो देख नहीं पाए, एक नोट करने में दूसरा आ गया, दूसरा। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो तो पहले से बता दें, नहीं तो फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ किसको कौन सी। हाँ जी जैन साहब। अनिल जी इसको भी आज प्राइम टाइम पे चला दीजिए सर, नेक्स्ट टाइम कभी। क्या 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 खाली हाइलाइट्स को प्राइम टाइम पे जो अपना 8 से 11 तक का शो हो और 2 से 3:30 के बीच में खाली बस वो हेडलाइंस चला दे, ज्यादा नहीं। मतलब ऐसी न्यूज तो मैंने बहुत दिनों बाद सुनी, एक भी खराब नहीं, सब जबरदस्त। थोड़ा जरूर भैया सारी पसंद। करोड़पति वाले चाहिए अनिल जी, ठीक से वो शहर का नाम चाहिए। हाँ, जहाँ करोड़ गर्म फ्री मिल रहा है, करोड़ रुपए फ्री, करोड़ रुपए सरकार दे। मेरी एक फ्रेंचाइजी है, मेरी ऑफिस खोल दूंगा। हाँ, कोई अगर आपको ऐसा फोन करे कहे कि जैन साहब मैं आपको वहाँ की नागरिकता दिलवा रहा हूँ, पहले मुझे लाख रुपए भेज दो, तो भेज मत देना आप। वो पुरानी कहावत है, गांव बसाने ही लुटेरे पहले आ गए, तो ऐसे देख के आ सकते हैं। तो जैन साहब को करोड़ों का घर जो फ्री मिल रहा है वो पसंद है। और किसी को कोई स्टोरी पसंद आई तो बताएं जी। सुमित जी। अनिल जी उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार। हाँ, आप हवा में कम उड़ो। सुमित जी की तो एक ही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक।
उड़ने वाली कार मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। वेरी गुड सुमित जी, उड़ कर। सुमित जी, अगर उड़ने वाली कार दे दो तो फिर आप शो ऑफिस से करोगे या स्टूडियो आओगे? जयराम जी बहुत इजी है, फटाक से पहुंचेंगे, कोई एक ट्रैफिक में मिलने वाला। बहुत ही ना बढ़िया। फ्लाइट मिलेगी ना कार मिलेगा, बीच में से एकदम वो गोली, राकेश जी बोलते ना गोली की तरह है। गोली की तरह, बिल्कुल। अच्छा, और किसी की कोई, किसी को पहली वाली स्टोरी पसंद नहीं आई? सरप्राइज। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर उड़ने वाली कार मिल गई सुमित जी को तो अनिल जी शो करेंगे नहीं अनिल जी, ना घर पर रहेंगे अनिल जी, ये फोटो खिंचाने चले जाएंगे अनिल जी उड़ते हुए, या फिर दिल्ली आ जाएंगे। हाँ, फिर तो ऊपर से देखेंगे कहाँ सड़क खाली उतरे, फोटो खिंचाए। लेकिन पहली वाली आप लोगों ने ध्यान से देखी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है स्टोरी। बेयर डांस। हाँ, उसमें आशु जी दिखे कि नहीं दिखे आपको? मुझे लगा कुणाल जी कुछ बोलेंगे। आशु जी एक बार जरा, हाँ ये वाला, ये देखिए। हाँ, अब वो मास्क लगा रखा है तो पहचान में नहीं आए। तो देखिए, बाजार में तेजी की वजह ये है कि ये सारे के सारे बेर जो हैं, बालू, ये सारे पहुंच चुके हैं रोमानिया। ये जश्न मनाने में व्यस्त हैं और हम यहाँ पर तेजी करने में व्यस्त हैं। तो ये आपके लिए एक से एक बढ़िया स्टोरी। शाम 4:30 बजे का शो मिस मत कीजिएगा, बात दुनिया की। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और एक्शन आपको जो देखने को मिलेगा वो हम आपको बता दें आज शाम का। क्या आपको पता है कि स्क्रीन टाइम और हेडफोन या ईयरबड की आदत अब एक ग्लोबल बीमारी बन चुकी है। इससे न सिर्फ हमारी आंखों पर असर पड़ता है, बल्कि हेडफोन दुनिया भर में 135 करोड़ युवाओं को बहरेपन की बीमारी भी दे सकता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से लोगों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत होती है। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि कैसे पर्सनल लिसनिंग डिवाइसेस की लत से बचा जाए और स्क्रीन टाइम को कम करें, ताकि हमारी आँख, कान, नाक पे फर्क नहीं पड़ता, आँख, कान और दिमाग ये ठीक रहे। नए साल का वादा, हेडफोन स्क्रीन नहीं ज़्यादा। वाह, ये है हमारा आज का विशेष शो। डॉक्टर हितेश वर्मा होंगे हमारे साथ, ENT विशेषज्ञ एम्स से। डॉक्टर शिखा गुप्ता जी होंगी, नेत्र रोग विशेषज्ञ एम्स से। और डॉक्टर जयंती दत्ता जी होंगी हमारे साथ, सीनियर साइकोलॉजिस्ट। तीनों से करेंगे हम मुलाकात शाम 5:56 पर। इसके बाद हमारा पर्सनल फाइनेंस का शो। बढ़ती ब्याज दरों के दौर में फिक्स इनकम में कहाँ है आपके लिए निवेश के मौके, और नए साल में डेट म्यूचुअल फंड से मुनाफा कमाने का क्या हो आपका प्लान। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए डेट में बेस्ट निवेश। होंगे हमारे साथ पुनीत पाल, हेड फिक्स इनकम PGIM MF के, और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अमित कुकरेजा। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। जल्द ही आप जहां रहते हैं वहीं से अपने गृह निवाचन क्षेत्र में वोटिंग कर पाएंगे। यानी कि जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं, राजस्थान में वोटिंग करनी है, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, जॉब में कहीं उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपका घर बिहार में है, तो चुनाव आयोग ने इसके लिए एक नई तरह की EVM बनाने पर काम शुरू किया है। क्या है पूरा प्लान चुनाव आयोग का, बताएंगे हम आपको। और इससे वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, जहां काम वहीं से मतदान। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव। इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, बिल्कुल, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र मजबूत तभी हो जब मैक्सिमम सब लोग। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर US में मेल कर सकते हैं। हाँ, ना वो तो ठीक है। अच्छा, वोटिंग कंपलसरी है, देना ही पड़ता है। बैलेट वोटिंग होती है। हाँ, देना ही पड़ता है। कुछ देश है हर नागरिक को वोट देने की जरूरत, चलता नहीं है उसके बगैर। आइए एक और कवर स्टोरी। देश में 2021 में 4,12,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और उसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत भी हुई है। 2012 से 2019 के मुकाबले में सड़क हादसे कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी अगर उसमें आप देखें तो मरने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी है। ऐसे में नए साल में हम अगले साल में किस तरह से सड़क हादसे रोकें, 2023 में याद से रोकने हैं सड़क हादसे। ये आपके लिए हमारी एक और कवर स्टोरी आज रात 8 बजे। और ये ऐसी स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो काम की स्टोरी है, नहीं तो आपको सब जगह वही मिलेगा, किसने किसको बोला, कि कहाँ क्या हो गया, ये हो गया, आलतू फालतू चीज़ें। से बढ़िया काम की स्टोरी देखें। और ये आपके लिए आज हमारा रात का इंडिया 360 डिग्री का कवर स्टोरी। कल आपके लिए विशेष शो हम लेकर आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम लेकर आ रही है, जी स्टॉक्स अवार्ड। ये आप देखिएगा सुबह 11 बजे हमारी पूरी टीम होगी आपके सामने। और जिन शेयरों ने कमाल किया है, धमाल किया है, और बहुत ही कमाल नीचे की तरफ भी किया, खराबी की तरफ भी, सभी को जो सुर्खियों में रहें, जो गुमनाम रहें, जो अच्छे प्रदर्शन करते रहें, जो खराब हुए, जिन्होंने पैसा बनाया और जिन्होंने पैसा लूटा, इन सब का होगा पूरा का पूरा विश्लेषण और साथ ही साथ अवार्ड्स भी। तो जी स्टॉक्स अवार्ड्स कल हमारा 11 बजे विशेष शो
10:56 सुबह के शो के बाद। कल है, अच्छा एक और विशेष बात भी तो है ना, कल अभी भी जैन साहब ने बोला कल न्यू ईयर पिक भी देंगे जैन साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो विदा लेने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से, और कल तक इस बात की भी पूरी संभावना है कि कुणाल जी का इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल हो जाएगा, और न्यू ईयर के वक्त ट्रैफिक वैसे भी कम होता है, तो सुमित जी भी समय से शो में पहुंच जाएंगे। बग्गा साहब भी आ रहे हैं स्टूडियो सुबह। हाँ भाई, तो कल सुबह बग्गा साहब भी स्टूडियो में आ रहे हैं दर्शन देने, तो आप सब लोग उसके लिए भी तैयार रहें। तो कल सुबह आप सबसे मुलाकात होगी। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुदित जी, सुमित जी, और साथ ही साथ सीवी जी का भी दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।